हेलो, वेलकम टू लेट्स स्टार्ट विद अभिलाषा यादव। हम एनसीईआरटी के 2 चैप्टर कर चुके थे। आज हम जानेंगे नेक्स्ट चैप्टर, थर्ड चैप्टर, मानव व्यवहार के आधार। ह्यूमन का जो बिहेवियर है उसके क्या-क्या बेसिस हैं। इसमें हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसका जो इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव है उसके बारे में बात करेंगे, बायोलॉजिकल और जो कल्चरल उसका क्या बेस है उसके बारे में, और बिहेवियर की जो जैविक के आधार हैं उसके बारे में बात करेंगे। नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, उसकी कैसे स्ट्रक्चर है, उसके क्या फंक्शंस हैं, और बिहेवियर और एक्सपीरियंस के साथ में उनका कैसा रिलेशंस है, इसके बारे में जानेंगे। जेनेटिक्स क्या है, जीन और बिहेवियर के बारे में। जो कल्चरल बेसिस हैं कि व्यवहार का सोशियो कल्चरल निरूपण क्या है उसके बारे में बात करेंगे। संस्कृतिकरण, सोशलाइजेशन, एनकल्चरेशन और एक्लचरेशन के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं विकासवादी परिप्रेक्ष्य। जैसा कि हमने देखा है कि जैसे लोग शारीरिक और मनोवैज्ञानिक विशेषताओं में एक दूसरे से अलग होते हैं। लोगों की विशिष्टताएं उनकी आनुवांशिक अक्षय निधि और पर्यावरण की मांगों के बीच इंटरेक्शन का परिणाम होती है, अंतःक्रिया का परिणाम होती है। मतलब कि जो लोगों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं वो उनके जीन से, उनकी हेरिडिटी से और एनवायरनमेंट के इंटरेक्शन से का जो है वो रिजल्ट होता है। इंडिविजुअल डिफरेंस जो है वो जो व्यक्ति है उसकी बायोलॉजिकल और जो उसका एनवायरमेंटल फैक्टर है उनके इंटरेक्शन का रिजल्ट होता है। इस संसार में जीवों की करोड़ों विभिन्न प्रजातियां हैं जो कई तरह से भिन्न है, एक दूसरे से अलग होती है। जीव वैज्ञानिकों का विश्वास है कि ये प्रजातियां हमेशा ऐसी नहीं थी। ये अपनी पूर्ववर्ती प्रारूपों से आज के रूप में विकसित हुई है। मतलब ये धीरे धीरे डेवलप होती रहती है, पहले ये ऐसी नहीं थी। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि आधुनिक मानवों की विशेषताएं लगभग 2 लाख वर्ष पहले उनके पर्यावरण के साथ लगातार इंटरेक्शन के फलस्वरूप डेवलप हुई है। विकास का तात्पर्य यानी जो डेवलपमेंट है उसका मतलब है कि एक ये एवं कर्मिक जैविक के परिवर्तन से है जो किसी प्रजाति के पूर्ववर्ती प्रारूपों में पर्यावरण की परिवर्तित होती हुई अनुकूलन की आवश्यकताओं के प्रति उसकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप होता है। मतलब किसी भी स्पीसीज के जो एंसेस्टर्स हैं उनकी एनवायरनमेंट के जो चेंज होता रहता है एनवायरनमेंट में उसके साथ उसकी अडेप्टेशन की जो आवश्यकताएं होती हैं उसकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप होती है। शरीर में क्रियात्मक और व्यवहारात्मक परिवर्तन जो विकास की प्रक्रिया के फलस्वरूप होते हैं इतने मंद या धीमे होते हैं कि सैकड़ों पीढ़ियों के बाद ही दिखाई देते हैं। विकास प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया के माध्यम से होता है, यानी कि डेवलपमेंट जो है वो नेचुरल सिलेक्शन की प्रोसेस की से होता है। आपको पता है कि प्रत्येक प्रजाति के सदस्य अपने शारीरिक ढांचे और व्यवहार में बहुत भिन्न होते हैं, मतलब एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। जो गुण और विशेषताएं उन प्रजातियों की उत्तरजीविता और प्रजनन की उच्चतर से जुड़ी होती हैं संभवतः वे ही आगे वाली पीढ़ियों में भी जाती हैं। यानी कि जो कि किसी स्पीसीज की है उनकी जो सर्वाइवल के लिए और उनकी जो रिप्रोडक्शन की है वही जो चीज उनके लिए जरूरी होती है वही आगे वाली जनरेशन में जाती है। एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी में जब ये दोहराई जाती है, इनका रिपीटिशन होता है, तब प्राकृतिक चयन उन नई प्रजातियों के विकास को उन्मुख करता है, यानी कि नेचुरल सिलेक्शन के मेथड से ये स्पीसीज का डेवलप होती रहती है जो उसे विशेष पर्यावरण के साथ में अत्यधिक प्रभावी रूप से अनुकूलित होती है। यह बहुत कुछ आजकल प्रचलित घोड़ों और दूसरे जानवरों के चयनात्मक प्रजनन के समान है। प्रजनक अपनी प्रजाति समूह से योग्यतम और सबसे दूरगामी नर एवं मादा घोड़ों को छांटते हैं और उनका चयनात्मक प्रजनन के लिए प्रवर्तित करते हैं ताकि उन्हें योग्यतम घोड़े मिल सकें। मतलब कि ये जो इसमें हम सिलेक्शन करते हैं जो भी ज़्यादा क्वालिटी के बेस पे जो भी सबसे ज़्यादा योग्यतम है उनको सेलेक्ट करके और उनका रिप्रोडक्शन कराते हैं ताकि जो उनका रिजल्ट आए वो हमें अच्छा मिले। उपयुक्तता किसी जीव की वह योग्यता है
जिसके कारण उसका अस्तित्व कायम रहता है और वह अगली पीढ़ी को अपनी जीन प्रदान करता है। क्योंकि जनरेशन में नेक्स्ट जनरेशन में जब जीन जाते हैं, तो वो अपने आगे अगली पीढ़ी में जीन ट्रांसफर होते रहते हैं। आधुनिक मानवों के 3 महत्वपूर्ण अभिलक्षण उन्हें अपने पूर्वजों से अलग करते हैं। जैसे सबसे पहले है कि बड़ा और विकसित मस्तिष्क, जिसमें संज्ञानात्मक व्यवहार, जिसमें प्रत्यक्षण, स्मृति, तर्कना, समस्या समाधान और संप्रेषण के लिए भाषा का उपयोग करने की अधिक क्षमता। बड़ा और विकसित मस्तिष्क जो सेरेब्रम है, जिसमें हम कॉग्निटिव बिहेवियर करते हैं कोई भी, जिसमें कि परसेप्शन है, मेमोरी है, रीजनिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है और कम्युनिकेशन के लिए हम लैंग्वेज का यूज करते हैं, उसकी कितनी कैपेसिटी है ये। दूसरा जो है, 2 पैरों पर सीधा खड़ा होकर चलने की क्षमता। और तीसरा आता है काम करने योग्य विपरीत अंगूठे के साथ मुक्त हाथ। ये जैसे हमारी चारों उंगलियां साथ में है एक साथ और अंगूठा है वो अलग है, तो ये काम करने के लिए है। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास कई हजारों वर्षों से हैं। फिर बात करते हैं कि हमारे व्यवहार दूसरी प्रजातियों की तुलना में बहुत जटिल और विकसित होते हैं, क्योंकि हमारे पास बड़ा और अधिक विकसित मस्तिष्क होता है। हमारा जो ब्रेन है वो काफी बड़ा है और काफी डेवलप्ड है। ह्यूमन जो ब्रेन है के डेवलपमेंट के प्रमाण 2 तथ्यों से दिया जाता है। पहला, मस्तिष्क का वजन हमारे शरीर की कुल जो वेट है उसका 2.35% होता है और यह सभी प्रजातियों की तुलना में सर्वाधिक है। दूसरा, मनुष्य का जो प्रमस्तिष्क है, जिसे सेरेब्रम कहते हैं, मस्तिष्क के सामने का जो बड़ा भाग है वो मस्तिष्क के अन्य भागों से अधिक डेवलप होता है। यह विकास पर्यावरण की मांगों को परिणाम स्वरूप हुआ है और कुछ व्यवहार इस विकास में स्पष्ट भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए बात करते हैं तो आहार ढूंढने की योग्यता, परभक्षी से दूर रहना और छोटे बच्चों की सुरक्षा, ये सब जीव तथा उसकी प्रजाति की उत्तरजीविता से संबंधित उद्देश्य होते हैं। वे जैविकीय और व्यवहारात्मक विशेषताएं जो इन उद्देश्यों को पूरा करने में हमारी हेल्प करती हैं। जीन के माध्यम से इन विशेषताओं को अगली पीढ़ी तक पहुंचने में जीव की योग्यता को बढ़ाती है। पर्यावरण की आवश्यकताएं लंबे समय में जैविकीय और व्यवहारात्मक परिवर्तन लाती हैं। जैसे हमें जो हमारा एनवायरनमेंट है उसमें जब चीज़ें ज़रूरत पड़ती रहती है, तो ये काफ़ी लंबे टाइम में बायोलॉजिकल और उसके जो बिहेवियरल चेंजमेंट होती हैं, उसकी वजह से चेंज आता है एनवायरनमेंट में। फिर नेक्स्ट बात की जाती है कि जैविकीय और सांस्कृतिक मूल। हमारे व्यवहार का एक महत्वपूर्ण निर्धारक हमारी जैविकीय संरचना है, जो हमारे पूर्वजों से एक विकसित शरीर और मस्तिष्क के रूप में उत्तराधिकार के रूप में मिली है। किसी दुर्घटना, बीमारी या फिर दवाओं के सेवन से जब मस्तिष्क की कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती है, तब इन जैविकीय आधारों का एक महत्व स्पष्ट दिखाई देता है। जैसे कभी कोई एक्सीडेंट हो गया या फिर कोई बीमारी हो गई या फिर हम कोई ड्रग्स का यूज कर लेते हैं, तो उससे क्या है कि हमारे जो बायोलॉजिकल बेसिस होते हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। इस तरह के उदाहरणों में कई तरह की शारीरिक और मानसिक अशक्तता, हमारी कुछ फिजिकल और कुछ मेंटल में डिसेबिलिटी हो जाती है हमारे अंदर। कई बच्चों में माता-पिता से दूषित जीन के संचरण के कारण मानसिक मंदन तथा अन्य असामान्य लक्षण विकसित हो जाते हैं। एक मनुष्य होने के कारण हमारे पास न केवल समान जैविकीय तंत्र बल्कि निश्चित सांस्कृतिक तंत्र भी होते हैं। ये तंत्र मानव आबादी में विविध रूपों में है। हम सब जिस संस्कृति में जन्म लेते हैं और पलते हैं, उससे अपने जीवन का समझौता करते हैं। संस्कृति हमें विभिन्न स्थितियों में डालकर तथा हमारे जीवन से कुछ मांगे करके हमें विभिन्न प्रकार के अनुभव और सीखने के अवसर प्रदान करती है। इस प्रकार की मांगे, अनुभव और अवसर हमारे व्यवहार को अत्यंत प्रभावित करते हैं। जैसे-जैसे हम शैशवावस्था से जीवन के अगले वर्षों की ओर बढ़ते हैं, ये प्रभाव अधिक स्पष्ट और सक्षम दिखाई देते हैं। इस प्रकार जैविकीय आधार के अलावा हमारे व्यवहार के सांस्कृतिक आधार भी होते हैं। जैसे कि हम पहले इन्फेंसी स्टेज में होते हैं, फिर चाइल्डहुड में जाते हैं, फिर एडोलसेंस में जाते हैं, फिर एडल्टहुड में, तो ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। ऐसे ही हमारा कल्चर जो है वो भी चेंज होता रहता है। फिर आता है कि बिहेवियर के जैविक के आधार में तंत्रिका कोशिकाएं।
तंत्रिका कोशिका हमारे तंत्रिका तंत्र की मूलभूत इकाई है, यानी कि बेसिक यूनिट है। नर्वस सिस्टम जो है हमारे, वो नर्वस सिस्टम, नर्व सेल है, वो हमारे नर्वस सिस्टम की बेसिक इकाई होती है। तंत्रिका कोशिका विशिष्ट कोशिकाएं हैं जो विभिन्न प्रकार के उद्दीपकों को विद्युतीय आवेग में परिवर्तित करने की अद्भुत योग्यता रखती हैं। ये जो स्टिमुलस को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में चेंज करने की कैपेसिटी होती है इनमें। इसके अलावा ये इंफॉर्मेशन होती है हमारे पास, उसका विद्युत रासायनिक संकेतों के रूप में ग्रहण करने, उनको संवहन करने और अन्य कोशिकाओं तक भेजने में भी निपुण होती हैं। ये क्या होती है, जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको पहले रिसीव करती है, फिर उसके कंडक्शन करती है और अन्य जो सेल्स होती हैं उस तक उन इन्फॉर्मेशन को भेजती हैं। ये ज्ञानेंद्रिय जैसे हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, या पास की अन्य तंत्रिका कोशिकाओं से इन्फॉर्मेशन रिसीव करती हैं और उसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसमें हमारा ब्रेन और स्पाइनल कोड होता है, वहां तक लेके जाती हैं और फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से उसको जो पेशीय सूचना को पेशीय अंगों यानी जो मांसपेशियां होती है, मसल्स होती हैं और ग्लैंड्स होती हैं, उन तक लेकर जाती हैं। मानव तंत्रिका तंत्र में यानी जो ह्यूमन का जो नर्वस सिस्टम है उसमें 12 अरब तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये बहुत प्रकार की होती हैं तथा आकृति, आकार, रासायनिक संरचना और प्रकार्य में एक दूसरे से बहुत भिन्न होती हैं। इन विभिन्नताओं के बावजूद इनमें 3 मूलभूत घटक समान रूप से पाए जाते हैं। वे हैं काय, पार्श्वतंतु और अक्षतंतु। मतलब कि एक तो होता है इसकी जो सोमा, और एक जो उसका एक्सॉन और डेंड्राइट, ये 3 चीजें पाई जाती हैं। काय मतलब जो सोमा है, या काय कोशिका जो है वो काय कोशिका तंत्रिका कोशिका का मुख्य अंग होता है। इस कोशिका में कोशिका का केंद्र यानी जो न्यूक्लियस है, वे अन्य संरचनाएं पाई जाती हैं जो हर प्रकार की जीवित कोशिकाओं में सामान्य होती हैं। तंत्रिका कोशिका की आनुवांशिक सामग्री केंद्रक में संचित होती है, यानी कि जो नर्व सेल्स होती हैं उनका जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है वो न्यूक्लियस जो होता है उसके अंदर स्टोर रहता है और यह कोशिका से पुनरुत्पादन एवं प्रोटीन संश्लेषण में तत्परता से सक्रिय होती है। जैसे कि जो भी सेल्स होती हैं उनका जो रिप्रोडक्शन करना है या प्रोटीन सिंथेसिस होना है, उसमें ये रेडी रहता है और उसको एक्टिव करता है। तंत्रिका कोशिका का अधिकांश कोशिका द्रव्य यानी जो साइटोप्लाज्म है वो सोमा सेल में होता है। फिर जो डेंड्राइट है यानी जो पार्श्व तंतु है, वो शाखाओं की तरह से की विशिष्ट संरचना वाले होते हैं जो काय कोशिका से निकलते हैं। ये तंत्रिका कोशिका के ग्रहण करने वाले सिरे होते हैं। इनका कार्य निकटवर्ती तंत्रिका कोशिका से या सीधे संवेदी अंगों से आने वाले तंत्रिका आवेगों को ग्रहण करना होता है। जो भी हमें बाहर से जो भी मतलब कोई भी नर्व आ रही है, नर्व इम्पल्स आ रहे हैं, उनको रिसीव करना होता है, वो हम डेंड्राइट के थ्रू कहते हैं। और डेंड्राइट में विशिष्ट ग्राहक होते हैं, मतलब जो कुछ एक ऐसे स्पेसिफिक रिसेप्टर होते हैं जो किसी भी विद्युत रासायनिक या फिर जैव रासायनिक संकेत के मिलते ही एक्टिव हो जाते हैं। ये हुए जो संकेत काय कोशिका में भेजे जाते हैं और इसके बाद अक्षतंतु में यानी कि एक्सोन में, जिसके की इंफॉर्मेशन अन्य तंत्रिका कोशिकाओं और मांसपेशियों में भेजी जा सके। अक्षतंतु एक्सोन अपनी लंबाई के साथ साथ सूचना का संवहन करता है और जो मेरुरज्जु में कई फीट तक और मस्तिष्क में कई मिलीमीटर से कम हो सकते हैं। अंतिम सिरे पर अक्षतंतु छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाते हैं जिन्हें अंतस्थ बटन टर्मिनल बटन्स कहा जाता है। इसमें अन्य तंत्रिका कोशिकाएं इसमें अन्य तंत्रिका कोशिकाओं जैसे ग्रंथियां और मांसपेशियों में इंफॉर्मेशन भेजने की कैपेसिटी होती है। तंत्रिका कोशिकाएं सामान्यतः एक ही दिशा में सूचना का संवहन करती हैं, अर्थात पार्श्व तंतु से काय कोशिका, फिर अक्षतंतु से और वहां से टर्मिनल बटन, मतलब कि जो कोई भी इंफॉर्मेशन आती है वो सबसे पहले डेंड्राइट उन्हें रिसीव करता है। डेंड्राइट इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के बाद या जो नर्व इम्पल्स आता है उसको रिसीव करने के बाद सोमा के पास लेके जाता है और वहां से एक्सोन जो है होता है वो एक्सोन उस इंफॉर्मेशन को लेता है और आगे टर्मिनल बटन तक उसे लेके जाता है।
तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम में एक स्थान से दूसरे स्थान तक इंफॉर्मेशन का संवहन तंत्रिकाओं के माध्यम से होता है, जो एक्सोन के ढेर होते हैं। तंत्रिकाएं मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, संवेदी तंत्रिकाएं और पेशीय तंत्रिकाएं, यानी कि सेंसरी और मोटर। संवेदी तंत्रिकाएं यानी सेंसरी जो नर्व होती हैं, जिन्हें अभिवाही तंत्रिका भी कहा जाता है, इंफॉर्मेशन को ज्ञानेंद्रियों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक लेके जाती है। मतलब कि जो सेंसरी नर्व्स होती हैं, वो जो कोई इंफॉर्मेशन होती है उसको सेंस ऑर्गन से लेके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके जाती हैं। दूसरी ओर जो मोटर नर्व होती है, यानी जो पेशीय तंत्रिका होती हैं, जिन्हें अपवाहिक तंत्रिका भी कहा जाता है, इंफॉर्मेशन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेकर और मसल्स तक लेके जाती है। ये जो इन्फॉर्मेशन है उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लिया और मसल्स तक लेके चली गई। ये काम होता है मोटर न्यूरॉन का। फिर आती है कि जो पेशीय तंत्रिका स्नायुविक आदेशों का संवहन करती है, जो हमारी गतिविधियों और अन्य प्रतिक्रियाओं को निर्देशित यानी उनको डायरेक्शन देती है, नियंत्रित करती है मतलब कंट्रोल करती है, और नियमित करती है मतलब उसको रेगुलेट करती है। कुछ मिश्रित तंत्रिकाएं भी होती हैं, लेकिन इनमें संवेदी और पेशीय तंतु भिन्न-भिन्न होते हैं। फिर आते हैं, जैसे ये हम एक डायग्राम भी देखेंगे। ये है हमारे पास एक नर्व सेल है, उसकी स्ट्रक्चर है। तो ये जो है हमारे पास जो पार्श्व तंतु है, मतलब ये डेंड्राइट होती है जहाँ से इंफॉर्मेशन आती है। ये बीच में इसका सोमा होती है यानी कि सेल बॉडी होती है, जिसके अंदर ये न्यूक्लियस होता है, जिसमें जो सभी उनकी इंफॉर्मेशन होती है वो स्टोर रहती है। फिर ये जो है उसका एक एक्सोन है जो इंफॉर्मेशन आगे लेके जा रहा है, और एक्सोन से जहाँ से इंफॉर्मेशन जा रही है, यहाँ पे एक माइलिन शीथ लगा हुआ होता है, और फिर इसके जो बीच में ये स्पेस होता है, ये रणवियर की नोड होती है, और फिर ऐसे आगे जाके ये ऐसे एक्सोन से इंफॉर्मेशन जाती है और लास्ट में टर्मिनल बटन्स आ जाते हैं, और आगे उसे दूसरा मतलब डेंड्राइट होते हैं जो दूसरे वाले में वो इंफॉर्मेशन को जो रिसीव करने के लिए रेडी रहते हैं। अब आते हैं हमारे पास तंत्रिका आवेग यानी कि नर्व इम्पल्स। तंत्रिका तंत्र में इंफॉर्मेशन जो होती है वो तंत्रिका आवेग के रूप में प्रवाहित होती है। जब उद्दीपक ऊर्जा ग्राहकों तक पहुंचती है, तब तंत्रिका समर्थता में विद्युत परिवर्तन होने लगते हैं। तंत्रिका कोशिका की सतह पर विद्युत समर्थता में आकस्मिक परिवर्तन को तंत्रिका समर्थता कहा जाता है। जब उद्दीपक ऊर्जा अपेक्षाकृत कमजोर होती है, तब विद्युत परिवर्तन इतने कम होते हैं कि तंत्रिका आवेग उत्पन्न नहीं हो पाते और हम उस उद्दीपक का अनुभव नहीं कर पाते। यदि उद्दीपक ऊर्जा अपेक्षाकृत सशक्त होती है, तो विद्युत आवेग उत्पन्न हो जाते हैं और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की ओर संवाहित होते हैं। तंत्रिका आवेग की शक्ति को उसका उत्पन्न करने वाले जो उद्दीपक की शक्ति पर निर्भर नहीं करती। तंत्रिका तंतु पूर्ण या शून्य यानी ऑल और नन फिनोमेना भी काम करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि वे या तो पूरी तरह से अनुक्रिया करते हैं या फिर बिल्कुल भी नहीं करते। तंत्रिका आवेग की शक्ति तंत्रिका तंतु के साथ साथ स्थिर रहती है। फिर आती तंत्रिका कोश संधि यानी कि नर्व सेल जंक्शन। तंत्रिका तंत्र में कोई सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान तक एक नर्व इम्पल्स के रूप में संचारित होती है। एक अकेली नर्व सेल तंत्रिका आवेग को अपने अक्षतंतु की लंबाई भर तक की दूरी तक लेके जा सकती है। जब किसी आवेग को या कोई इम्पल्स को शरीर के दूर के हिस्से में भेजना होता है, तो इस प्रक्रिया में कई तंत्रिका कोशिकाएं भाग लेती हैं। इस प्रक्रिया में एक तंत्रिका कोशिका बहुत विश्वसनीय तरीके से सूचना को अपने निकटवर्ती तंत्रिका कोशिका में भेजती है। पूर्ववर्ती तंत्रिका कोशिका के अक्षतंतु से ये जो संकेत दूसरी तंत्रिका कोशिका के पार्श्व तंतु से प्रकार्यात्मक संबंध या जो फंक्शनल रिलेशन बनाता है, उसको नर्व सेल जंक्शन कहा जाता है। एक तंत्रिका कोशिका कभी भी दूसरी तंत्रिका कोशिका से शारीरिक रूप से जुड़ी हुई नहीं होती, बल्कि वे दोनों के बीच में खाली स्पेस होता है, यानी कि फंक्शनल रूप में जुड़ी हुई होती है एक दूसरे से, ना कि स्ट्रक्चरल रूप में। इस खाली स्थान को
संधिस्थलीय खंड कहा जाता है। एक तंत्रिका कोशिका से तंत्रिका आवेग एक जटिल संधिस्थलीय सूचना संचरण प्रक्रिया द्वारा दूसरी तंत्रिका कोशिका तक पहुंचाया जाता है। अक्षतंतुओं में तंत्रिका आवेग का संवहन विद्युत रासायनिक होता है, जबकि संधिस्थलीय संचरण की प्रकृति रासायनिक होती है। ये रासायनिक पदार्थ तंत्रिका संचारक कहलाते हैं। नर्व इम्पल्स का जो नर्व सेल जंक्शन होता है, उसमें ये संधिस्थलीय खंड होता है। और ये इसमें मतलब जो डेंड्राइट होते हैं जो इन्फॉर्मेशन देते हैं, और इसके टर्मिनल बटन होते हैं, और ये इसमें एक संदेशस्थलीय पुटिका होती है जो इसमें मतलब विस्फोटक होता है। मतलब अगर ये आ जाती है तो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा ब्लास्ट हो जाती है इसमें से, और ये तंत्रिका का संचरण करते हैं, ऐसी इन्फॉर्मेशन इसमें इधर आ जाती है। का तंत्र यानी कि जो नर्वस सिस्टम है और उसके जो एंडोक्राइन सिस्टम है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या उसके फंक्शन है, और बिहेवियर और एक्सपीरियंस के साथ उनका कैसा रिलेशन है। तो हमारा जो जैविकीय संरचना हमारे व्यवहार के संगठन और निष्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए हम इन संरचनाओं को कुछ डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि तंत्रिका तंत्र, ये जो है डिटेल में कि नर्वस सिस्टम फर्दर दो पार्ट में बटा होता है। एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जिसे हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं, दूसरा परिधीय तंत्रिका तंत्र यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, वो अगेन दो पार्ट में डिवाइड होता है, ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में। ब्रेन के अंदर हमारा जैसे कि फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है, हिंड ब्रेन है, ये आता है। फिर आता है हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में जैसे 31 पेयर होते हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। फिर आता है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आते हैं जो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अलावा होते हैं वो सभी नर्वस। वो जो नर्व्स हैं उसमें आते हैं हमारे पास दो टाइप की नर्व आती है, कायिक तंत्रिका तंत्र। कायिक तंत्रिका मतलब सोमैटिक नर्वस सिस्टम, जिसमें हमारे सेंसरी और जो मोटर नर्व होती हैं, जो हमारी वॉलंटरी मसल्स हैं वो। सेकंड आता है हमारे पास स्वायत्त तंत्रिका तंत्र यानी कि जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, तो ऑटोमेटिक काम करता है। हमारे जो इंटरनल नर्व्स होती हैं या इनवॉलेंट्री जो नर्व होती हैं जो खुद से काम करती हैं वो। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है वो अगेन दो पार्ट में होता है, अनुकंपी यानी कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और परानुकंपी मतलब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो जो ये पैरासिम्पैथेटिक होता है इसका मतलब होता है रेस्ट और डाइजेस्ट वाली सिचुएशन। अब हम इसको डिटेल में देखेंगे कि इसमें कैसे कैसे क्या है। तो आती है नर्वस सिस्टम के पास तंत्रिका तंत्र। सभी प्राणियों में मानव तंत्रिका तंत्र सर्वाधिक जटिल और विकसित तंत्र है। यद्यपि तंत्रिका तंत्र समग्र रूप से कार्य करता है, एक होलिस्टिक व्यू होता है इसका, तथापि अध्ययन की सरलता के लिए हम इसे इसकी स्थिति और कार्य के आधार पर कई हिस्सों में बांट लेते हैं। स्थिति के आधार पर तंत्रिका तंत्र को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधि तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का वह भाग जो कठोर हड्डी के खोल यानी कि जो उसके कपाल और रीढ़ की हड्डी के अंदर पाया जाता है, उसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहा जाता है। मस्तिष्क और पेरुरज्जु इस तंत्र के भाग होते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अतिरिक्त तंत्रिका तंत्र के कुछ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी स्थित होते हैं। कुछ ऐसे भाग होते हैं जो मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अलावा होते हैं, जिन्हें कि हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को पुनः सोमैटिक और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में डिवाइड किया जाता है। कायिक तंत्रिका तंत्र जो होता है यानी जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है, ऐच्छिक कार्य जो हमारी वॉलंटरी चीजें होती हैं, हम अपनी इच्छा से कोई कार्य करते हैं जैसे हाथ हिलाना, पैर हिलाना, वो जो कार्य होते हैं उससे रिलेटेड होता है। जबकि जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है उन कार्यों को करता है जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। अब आता है हमारे पास परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र में वे समस्त तंत्रिका कोशिकाएं तथा
तंत्रिका तंतु पाए जाते हैं। ये सभी जो नर्व सेल्स होती है, नर्व फाइबर पाए जाते हैं, जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पूरे शरीर से जोड़ते हैं। परिधीय तंत्रिका तंत्र को कायिक तंत्रिका तंत्र तथा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में डिवाइड किया जाता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को पुनः सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में डिवाइड किया जाता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को इंफॉर्मेशन सेंसरी ग्राहक, संवेदी ग्राहक जैसे कि आईज, नोज, स्किन, इनके द्वारा जो है इंफॉर्मेशन भेजता है और पुनः ब्रेन के जो मोटर्स जो आदेश होते हैं या पेशीय आदेशों को मांसपेशियों जो उसकी मसल्स हैं और ग्लैंड्स हैं उन तक वापस पहुंचाता है। फिर आता है कायिक तंत्रिका तंत्र, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। इस तंत्र में दो प्रकार की तंत्रिकाएं होती हैं। ये दो तरीके की नर्व पाई जाती हैं जिन्हें कपालीय और मेरु तंत्रिका कहा जाता है। यानी कि मतलब ये जो होती हैं इन्हें हम स्पाइनल और क्रेनियल नर्व कहा जाता है। कपालीय तंत्रिकाएं ये 12 सेट होते हैं जो मस्तिष्क के विभिन्न स्थानों से निकलते हैं या उस तक पहुंचते हैं। 3 प्रकार की कपालीय तंत्रिकाएं होती हैं, सेंसरी, मोटर और मिक्स। सेंसरी जो तंत्रिकाएं होती है वो सिर के क्षेत्र में स्थित ग्राहकों जैसे कि विजुअल है, ऑडिटरी है, स्मेल है, टेस्ट है या टेक्चुअल है, उनसे इंफॉर्मेशन जो सेंसरी इंफॉर्मेशन होती है उनको कलेक्ट करती है और उन्हें मस्तिष्क तक यानी ब्रेन तक लेकर जाती हैं। पेशीय तंत्रिकाएं मस्तिष्क के निकलने वाले पेशीय आवेगों को शरीर के क्षेत्र में जो स्थित मसल्स होती हैं उन तक लेके जाती हैं। जैसे बात करें उदाहरण के लिए आंख के गोलों का संचलन पेशीय कपालीय तंत्रिका तंत्र द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और मिश्रित तंत्रिकाओं में संवेदी और पेशीय दोनों प्रकार के तंतु होते हैं। मस्तिष्क से निकलने वाले और पहुंचने वाले संवेदी पेशीय सूचनाओं का संवहन करते हैं। मेरु तंत्रिकाओं के 11 समुच्चय होते हैं। जो स्पाइनल नर्व होती हैं उसमें 31 पेयर होते हैं, सॉरी जो स्पाइनल होते हैं उसके 31 पेयर होते हैं, 31 समुच्चय होते हैं जो मेरु रज्जु से निकलते हैं और उस तक पहुंचते हैं। तो प्रत्येक पेयर होता है उसमें सेंसरी और मोटर तंत्रिकाएं होती हैं। मेरु तंत्रिका के दो कार्य होते हैं। मेरु तंत्रिका के संवेदी तंतु शरीर के सभी भागों से इंफॉर्मेशन जो है सेंसरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और मेरु रज्जु तक भेजते हैं, जहां से फिर संवेदी सूचनाएं मस्तिष्क तक भेजी जाती हैं। इसके अतिरिक्त मस्तिष्क से यानी ब्रेन से नीचे आने वाली पेशीय आवेग मेरु तंत्रिकाओं के पेशीय तंतुओं द्वारा मांसपेशियों को भेजे जाते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। मतलब कि पहले हमने जो ये कायिक तंत्रिका तंत्र देखा है इसमें कि जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है मतलब उसमें हमने क्या देखा कि इसमें दो तरीके की चीजें होती हैं। मतलब जो हमारा एक ब्रेन होता है, ब्रेन से जो इन्फॉर्मेशन है कि इनवॉलेंट्री जो ऑर्गन के पास जा रही है वो क्रेनियल नर्व के थ्रू जा रही है, या ब्रेन से जो इन्फॉर्मेशन है वॉलेंट्री ऑर्गन के पास जा रही है वो क्रेनियल नर्व के थ्रू जा रही है, या फिर जो स्पाइनल कोड है स्पाइनल कोड से इन्फॉर्मेशन वॉलेंट्री ऑर्गन के पास जा रही है, इनवॉलेंट्री ऑर्गन के पास जा रही है, वो किसके थ्रू जा रही है। तो हमारे पास ये दो तरीके की नर्व होती है सोमैटिक नर्वस सिस्टम में, एक तो क्रेनियल नर्व और एक होती है हमारे पास मतलब स्पाइनल नर्व। तो क्रेनियल नर्व जो होती हैं उसके 12 पेयर होते हैं जिसमें हमारे अंदर मोटर और सेंसरी और मिक्स्ड नर्व होते हैं। तो जैसे कि ये अलग-अलग इनकी फंक्शंस होते हैं कि कैसे हम कोई चीज़ को देख के रिसीव कर रहे हैं, जैसे ओल्फैक्टरी है या ऑप्टिक चीज़ें हैं, ओकुलोमीटर है, उसके बारे में बताएँ, या कोई फेशियल की नर्व है या कोई वैगस नर्व है या स्पाइनल की एक्सेसरी हैं, उनके बारे में बताती हैं। तो ये होती है हमारे पास क्रेनियल नर्व। फिर आती है स्पाइनल नर्व, जो स्पाइनल नर्व है उसके 31 पेयर होते हैं। 31 पेयर में क्या आता है कि हमारे पास जैसे इसमें सर्वाइकल नर्व हो गई, थोरैसिक नर्व, लंबर, सैक्रल, कॉक्सियल, इनके 31 पेयर होते हैं। तो इनके जो फंक्शंस होते हैं इसे व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर होते हैं।
मिलेंगे स्ट्रक्चर के बेस पे, और फिर इनके जो फंक्शंस होते हैं अलग अलग नर्व के हिसाब से कि कितने नर्व कितने पेयर हैं कौन से नर्व में, उसके हिसाब से होते हैं। अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक मतलब जो चीज़ें ऑटोमेटिक होती हैं जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, इनवॉलेंटरी जो मूवमेंट है उनकी बात करते हैं। यह तंत्र उन क्रियाओं का संचालन करता है जो सामान्यतः हमारे प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं होती है, इनडायरेक्ट जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। ऐसे आंतरिक प्रकार्यों जैसे कि हम सांस ले रहे हैं, ब्रीथिंग है, ब्लड का सर्कुलेशन है, सलाइवेशन है, उदर संकुचन है, या जो हमारे इमोशनल रिएक्शन होते हैं उनको कंट्रोल करती है ये चीजें। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की ये क्रियाएं मस्तिष्क के विभिन्न भागों के कंट्रोल में होती हैं। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के दो खंड होते हैं, दो पार्ट होते हैं, अनुकंपी खंड यानी कि सिंपैथेटिक, और परानुकंपी मतलब पैरासिम्पैथेटिक। यद्यपि दोनों के प्रभाव एक दूसरे के विपरीत होते हैं, फिर भी दोनों संतुलन की स्थिति बनाए रखते हैं। जो कि ये सिंपैथेटिक सिस्टम है वो आपातकालीन स्थिति यानी कि फाइट और फ्लाइट वाली सिचुएशन को संभालने का काम करता है, जब प्रबल और त्वरित कार्यवाही होनी चाहिए, जैसे संघर्ष या पलायन की स्थिति में। इससे आपातकाल में पाचन क्रिया रुक जाती है और रक्त आंतरिक अंगों से मांसपेशियों की ओर दौड़ने लगता है, और श्वास गति, ऑक्सीजन आपूर्ति, हृदय गति और रक्त शर्करा का लेवल बढ़ जाता है। मतलब कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, इस टाइम क्या होता है कि जब हमारा कोई व्यक्ति है उसके सामने एक ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन, इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, तो उसके अंदर कोई भी चीज़ के मतलब कॉन्फ्लिक्ट होने लग जाते हैं, या ऐसे पलायन करने की सिचुएशन आ जाती है, तो उसमें उसकी जो डाइजेशन की प्रक्रिया है वो रुक जाती है, और उसके जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं, मसल्स, इंटरनल ऑर्गन से मसल्स की ओर उसका जो ब्लड है वो चलने लग जाता है। इससे क्या है, उसके रेस्पिरेटरी जो रेट होती है वो बढ़ जाती है, ऑक्सीजन की जो रेट है या फिर जो उसका मतलब हार्ट की पंपिंग है या हार्ट रेट होती है या ब्लड शुगर लेवल जो है वो बढ़ता चला जाता है। दूसरी साइड आता है प्राणुकंपी खंड यानी पैरासिम्पैथेटिक। इसका अर्थ है ऊर्जा के संरक्षण से, मतलब जो एनर्जी होती है उसमें वो एनर्जी को स्टोर रखा जाता है। यह शरीर के आंतरिक तंत्र के नियमित प्रकारों का संचालन करता है। जब आपातकालीन स्थिति समाप्त हो जाती है तब परानुकंपी खंड कार्यभार संभाल लेता है। यह अनुकंपी तंत्र की सक्रियता को कम करता है और व्यक्ति को शांत कर उसे सामान्य स्थिति में लेके आता है। परिणाम स्वरूप सभी शारीरिक क्रियाएं जैसे कि हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट और ब्लड का जो सर्कुलेशन है उसको वापस नॉर्मल लेवल पर लेकर आता है। तो मतलब कि जो ये पैरासिम्पैथेटिक वाली सिचुएशन है ये सिंपैथेटिक के बिल्कुल अपोजिट है। जो सिंपैथेटिक में सिचुएशन बढ़ जाती है कि मतलब जो हार्ट रेट बढ़ रही है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ रहा है, उसको ये नॉर्मल सिचुएशन में लेके आते हैं, इसलिए इसे रेस्ट और डाइजेस्ट वाली सिचुएशन भी कहा जाता है। तो अब हम इसमें देखेंगे, ये है हमारे पास सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। याद है पैरासिम्पैथेटिक प्राणोकंपी, इसमें क्या है कि पुतलियों का संकुचन हो जाता है, अश्रु ग्रंथि को बाधित कर देते हैं और लाश स्राव को बढ़ाते हैं। रेस्ट और डाइजेस्ट वाली सिचुएशन होती है तो इसमें हमें कोई टीयर नहीं आते, अश्रु नहीं आते, इसको ही कंट्रोल कर लेते हैं, और जो हमारा खाने हैं हमें तो उससे क्या है कि सलाइवेशन बढ़ जाता है। जो हमारे हार्ट रेट होती है उसको एक धीमा कर देता है, वक्ष पेशियों को संकुचित कर देता है, हमारा जो एब्डोमिनम होता है उसको अ, संकुचित कर देता है। पेट के पाचन कार्य की वृद्धि, जब हम कोई भी चीज़ खा रहे हैं डाइजेस्ट करने के लिए उसको बढ़ा देता है, और आंत के पाचन के कार्य की वृद्धि करता है, और जो हमारा ब्लैडर होता है उसको कंस्ट्रिक्ट कर देते हैं, संकुचित कर देता है। फिर आता है अनुकंपी यानी कि जो सिंपैथेटिक है। सिंपैथेटिक में क्या होता है कि ये अश्रु ग्रंथियों को उद्दीपित कर देता है और पुतलियों को फैला देता है। जब हम किसी सिचुएशन में घबराते हैं तो क्या है कि हमें आंसू आने लग जाते हैं, लार स्राव को बाधित कर देता है, सलाइवेशन नहीं हो पाता, और क्या है कि हमें स्वेटिंग होने लगती है, पसीने आने लगते हैं, हार्ट रेट बढ़ जाती है, वक्ष पेशियों को फैला देता है, और जो पेट के पाचन का कार्य है उसको घटा देता है, एड्रेनलिन का स्राव करता है, और आंत के पाचन के कार्य को घटा देता है और ब्लैडर को बाधित कर देता है। तो ये हमने देखा कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के क्या-क्या फंक्शंस होते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास
केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है सभी तंत्रिका क्रियाओं का सेंटर होता है। यह आने वाली समस्त संवेदी सूचनाओं को संगठित करता है और सभी प्रकार की संज्ञानात्मक क्रियाएं करता है और मांसपेशियों और ग्रंथियों का प्रेरक आदेश देता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में समाविष्ट है मस्तिष्क और मेरुरज्जु। अब जैसे कि ये बताया गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो सभी नर्व सेल्स का सेंटर होता है और इसमें जितनी भी सेंसरी इंफॉर्मेशन आती है ये उनको ऑर्गेनाइज करता है और सभी प्रकार के जो हमारे कोग्निटिव फंक्शंस होते हैं या मसल्स और ग्लैंड्स को आगे कैसे मूव करना है उसके लिए इंस्ट्रक्शन देता है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है ब्रेन और स्पाइनल कोड। अब ब्रेन और उसका जो व्यवहार है उसके बारे में बात करेंगे। ऐसी धारणा है कि मानव मस्तिष्क करोड़ों वर्षों में निम्न स्तर से पशुओं के मस्तिष्क से डेवलप हुआ है और यह डेवलपमेंट जो प्रक्रिया अभी भी जारी है, ये कंटिन्यूस चलती रहती है, रिवोल्यूशन होता रहता है। विकास की इस प्रक्रिया में इसके प्राचीनतम रूप से लेकर आधुनिकतम रूप तक हम इसकी संरचनाओं के स्तरों की जांच कर सकते हैं। उपवलकुटीय तंत्र सेरेब्रल कोर्टेक्स है, मस्तिष्क में ब्रेन स्टेम और अनुमस्तिष्कीय प्राचीनतम संरचनाएं हैं, जबकि विकास के क्रम में प्रमस्तिष्क सेरेब्रल जो है सेरेब्रल कोर्टेक्स नवीनतम परिवर्तनीय है। एक वयस्क मस्तिष्क का भार लगभग 1.36 किलोग्राम होता है, यानी कि 1 किलो 400 ग्राम के आसपास होता है और इसमें लगभग 100 अरब तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। तथापि मस्तिष्क के बारे में सबसे आश्चर्यजनक बात इसकी ह्यूमन बिहेवियर और विचार को दिशा प्रदान करने की योग्यता है, न कि इसकी तंत्रिका कोशिकाओं की संख्या। मस्तिष्क क्षेत्रों और संरचनाओं में संगठित हैं जो विशिष्ट प्रकार करते हैं। मस्तिष्क क्रम वीक्षण से पता चलता है कि कुछ मानसिक प्रक्रियाएं मस्तिष्क के विभिन्न क्षेत्रों में वितरित हैं, लेकिन बहुत सी गतिविधियां केंद्रित भी होती हैं। उदाहरण के लिए मस्तिष्क का पश्च कपाल वाले खंड दृष्टि के लिए विशिष्ट होता है। दृष्टि के लिए जो ओसिपिटल लोब होता है उसके बारे में बताया जाता है। फिर आती है मस्तिष्क की संरचना, जो ब्रेन की स्ट्रक्चर है उसके बारे में बताया जाता है। अध्ययन की सुविधा के लिए मस्तिष्क को 3 हिस्सों में बांटा गया है, ये हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन और फोर ब्रेन, पश्चिम मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और अग्र मस्तिष्क। तो मस्तिष्क की संरचना की बात करते हैं तो हमारा जो है ब्रेन है, ब्रेन में ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये जो हमारा स्पाइनल कोड होता है, फिर इसमें ये अनुमस्तिष्क है, मेडुला ओब्लांगाटा है जो हमारी जो सर्वाइवल रिलेटेड चीजें होती हैं उनको कंट्रोल करता है, फिर पॉन्स होता है और ये मिड ब्रेन होता है। मिड ब्रेन में जो ब्रेन स्टेम पाई जाती हैं, पीनियल ग्लैंड होती है जो हमारी ब्रेन के अंदर पाई जाती हैं और ये प्रमस्तिष्क है जिसके अंदर सेरेब्रल कॉर्टेक्स पाया जाता है और थैलेमस और हाइपोथैलेमस ये हमारे ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं। फिर आता है पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क में आते हैं, पश्च मस्तिष्क में आता है हमारे पास, मतलब इसको हम हिंड ब्रेन बोलते हैं। इसकी जो स्ट्रक्चर इसमें आता है सबसे पहले मेडुला ओब्लांगाटा। यह मस्तिष्क का सबसे निचला हिस्सा होता है जो मेरुरज्जु से स्टा रहता है, यानी कि जो मतलब स्पाइनल कोड होते हैं उससे सटा हुआ रहता है। इसमें तंत्रिकीय केंद्र होते हैं जो मूलभूत जीवन सहायक गतिविधियों जैसे कि श्वास लेना, हृदय गति और रक्तचाप को नियमित करते हैं। इसलिए मेडुला ओब्लांगाटा को जीवन आधार केंद्र माना जाता है और इसमें कुछ केंद्र स्वायत्त क्रियाओं के लिए भी होते हैं। फिर हिंड ब्रेन में आता है हमारे पास सेतु जिसे हम पोन्स कहते हैं। ये एक और मेडुला से दूसरी ओर, मतलब एक और तो क्या है मेडुला से और दूसरी ओर मिड ब्रेन से जुड़ा हुआ रहता है। पोन्स का एक केंद्रक होता है जो हमारे कानों द्वारा संचारित श्रवणात्मक संकेतों जो कोई भी ऑडिटरी सिग्नल्स आते हैं उनको रिसीव करता है और ऐसा माना जाता है कि सेतु हमारे स्लीप में जो है, स्लीप के जो कंट्रोल करता है रचना तंत्र होता है उससे जुड़ा होता है।
कि जैसे हम जो भी स्लीप में जो ड्रीम लेते हैं, उससे रिलेटेड होता है। इसमें एक केंद्रक होते हैं जो चेहरे की अभिव्यक्ति यानी जो हमारे फेशियल एक्सप्रेशन है और श्वास-प्रश्वास यानी कि साँस लेना, इन्हेल और एक्सहेल जो संचालन को भी प्रभावित करते हैं। फिर आता है अनुमस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क का यह सबसे विकसित हिस्सा होता है, यानी कि सेरेबेलम, जो अपनी झिल्लीदार सतह से आसानी से पहचाना जा सकता है। यह शारीरिक मुद्रा और संतुलन को बनाए रखने और कंट्रोल करने का कार्य करता है। मतलब कि जो फिजिकल पोस्चर है और उसका जो बैलेंस है, उसको मेंटेन रखना और उसे कंट्रोल कर रखने का कार्य सेरेबेलम द्वारा ही किया जाता है। इसका मुख्य कार्य मांसपेशी क्रियाकलापों में समन्वय करना है, यानी कि जो मसल मूवमेंट्स होते हैं, उनमें कोऑर्डिनेशन करना होता है। यद्यपि पेशीय आदेश अग्र मस्तिष्क में उत्पन्न होते हैं। जो मोटर न्यूरॉन की जो इंस्ट्रक्शन होती हैं, वो फोरब्रेन में होती हैं। अनुमस्तिष्क उनको ग्रहण कर और उसको कोऑर्डिनेट करते हैं और मसल्स को भेजते हैं। यह क्रियाकलापों की विधियों की स्मृति भी स्टोर करके रखता है, जिससे हम कैसे चलें, साइकिल पर कैसे चलें, इनको मतलब ये जो ये इसके पोस्चर रिलेटेड चीज़ होती हैं, उससे रिलेटेड होता है। फिर आता है मध्य मस्तिष्क यानी कि मिड ब्रेन की बात की जाती है। मिड ब्रेन में आता है मध्य मस्तिष्क, अपेक्षाकृत छोटे आकार का होता है और यह पश्च मस्तिष्क और अग्र मस्तिष्क को जोड़ता है, यानी कि जो हिंड ब्रेन है और जो फोर ब्रेन है, उसको जोड़ता है। यहाँ कुछ तंत्रिके केंद्र जो कुछ विशेष प्रवृत्तियों से रिलेटेड होते हैं तथा चाक्षुष और श्रवण संवेदनाएं पाई जाती हैं। मध्य मस्तिष्क का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, जिसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहा जाता है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, जो हमारे भाव प्रबोधन के लिए उत्तरदायी होता है। संवेदी आगत को नियमित करके यह हमें सजग और सक्रिय बनाता है। पर्यावरण से आगत सूचनाओं के चयन में भी ये हमारी सहायता करते हैं। जैसे एनवायरनमेंट से हमें कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है, उसको कैसे सेलेक्ट करना है, इसमें ये हमारी हेल्प करता है। ये आता है हमारे मिड ब्रेन में। मिड ब्रेन में क्या है, हमारा रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम होता है और हमारा जो मिड ब्रेन में 2 चीज़ें होती हैं हमारे पास, टेक्टम और टेगमेंटम। टेक्टम जो होता है वो एक रूफ होता है और टेगमेंटम जो होती है कवरिंग एरिया होता है। टेक्टम में हमारे पास 2 तरीके के कॉलिकुलस पाए जाते हैं। एक इंफीरियर कॉलिकुलस होता है और एक सुपीरियर कॉलिकुलस होता है। तो जो इंफीरियर कॉलिकुलस होता है वो हमारी जो ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस होती हैं, उनको मतलब रिसीव करता है और उनकी इन्फॉर्मेशन जो होती है उसके बारे में स्टोर करता है और कैसे उनकी मतलब रिएक्ट करना है उनके प्रति, उसके बारे में बताता है। जबकि जो सुपीरियर कॉलिकुलस है, वो जो विजुअल रिफ्लेक्सेस हैं, उनके बारे में बताता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क मतलब फोर ब्रेन। फोर ब्रेन में आते हैं हमारे पास कि अग्र मस्तिष्क को सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है, क्योंकि यह सभी प्रकार की संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और प्रेरक क्रियाकलापों को संपादित करता है। अब हम अग्र मस्तिष्क के 4 मुख्य भागों की चर्चा करेंगे। तो जैसे कि क्या बताया गया है कि जो हमारा फोर ब्रेन है, उसमें सभी कॉग्निटिव, इमोशनल और जो भी हमारे प्रेरक क्रियाकलाप हैं, उन सबके बारे उनको संपादित करता है। तो इसमें है थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरेब्रल कॉर्टेक्स और सेरेब्रम, इनके बारे में बताया जाता है। सबसे पहले आता है हमारे पास हाइपोथैलेमस। अधस चेतक मतलब कि मस्तिष्क के सबसे छोटे भागों में से अधस चेतक एक है, किंतु यह व्यवहार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। सान्वेगिक और अभिप्रेरणात्मक व्यवहारों में शामिल शारीरिक प्रक्रियाओं का यह नियमित करता है। मतलब जो इमोशनल और जो हमारे मोटिवेशनल बिहेवियर होते हैं, में जो शामिल हमारे जो फिजिकल प्रोसेस हैं, उनको ये रेगुलेट करता है। जैसे कि भोजन करना, पानी पीना, सोना, तापमान नियमन, काम उत्तेजना, मतलब कि जैसे जो हम कैसे ईटिंग कर रहे हैं, ड्रिंकिंग कर रहे हैं, स्लीपिंग है, टेम्परेचर रेगुलेशन का काम है, सेक्स अराउजल है, उनको ये कंट्रोल करता है। यह शरीर के आंतरिक वातावरण, यानी कि जो उसकी हार्ट रेट है या ब्लड रेट है या टेम्परेचर है, उनको कंट्रोल करता है और उनको रेगुलेट करता है। और विभिन्न प्रकार की जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, उनसे निकलने वाले जो हार्मोन्स होते हैं, उनको भी
ये रेगुलेट करता है। फिर आता है थैलेमस। थैलेमस हाइपोथैलेमस के ऊपरी हिस्से पर एक अंडाकार रूप में स्थित होता है। इसमें तंत्रिका कोशिकाओं के गुच्छे होते हैं, क्लस्टर होता है, और यह एक प्रसारण स्टेशन, इसे एक प्रकार का रिले स्टेशन भी कहा जाता है। तो ज्ञानेंद्रियों से आने वाले सभी सेंसरी संकेतों, संवेदी संकेतों को ग्रहण करके कोर्टेक्स के उपयुक्त हिस्सों में प्रकरण के लिए भेजता है। फलकुट से निकलने वाले सभी बहिर्गत प्रेरक संकेतों को भी ग्रहण कर शरीर के उपयुक्त भागों में भेजता है। फिर आता है उपवलकुटीय तंत्र, जबकि जो सेरेब्रल कोर्टेक्स है वो यह एक ऐसे संरचनाओं के समूह से बना होता है जो पुरातन स्तनधारी मस्तिष्क का हिस्सा है। शरीर में शारीरिक तापमान, रक्तचाप और रक्त शर्करा स्तर का नियमन करके यह आंतरिक समस्थिति को कायम रखने में मदद करता है। मतलब ये उपफलकुटीय तंत्र का क्या कार्य है? तो इसका जो फंक्शन है वो है कि हमारे जो शरीर में कुछ शारीरिक तापमान, जो बॉडी टेम्परेचर होता है उसको, और जो ब्लड प्रेशर होता है वो, और ब्लड शुगर लेवल जो होता है उसको रेगुलेट करता है, और जो इंटरनल होमियोस्टेसिस बनाए रखने का काम करता है। इसके लिए क्या है कि हाइपोथैलेमस से भी इसका काफी गहरा संबंध होता है। हाइपोथैलेमस के अलावा उपवलकुटी तंत्र में हिप्पोकैम्पस और गलतुंडिका भी समाविष्ट होती है। दीर्घकालिक मेमोरी में हिप्पोकैम्पस की ओर संवेगात्मक व्यवहारों में गलतुंडिका की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मतलब कि जो हम ये लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है उसमें हिप्पोकैम्पस का काफी रोल होता है, और जो इमोशनल बिहेवियर होते हैं उसमें एमिग्डाला का काफी इम्पोर्टेंट रोल बताया गया है। फिर आता है प्रमस्तिष्क, मतलब सेरेब्रम। यह प्रमस्तिष्क वलकुट के नाम से भी जाना जाता है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स से भी जाना जाता है। मतलब कि यह भाग सभी उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक प्रकारों, यानी कि जो हायर लेवल कोग्निटिव फंक्शंस होते हैं, जैसे कि अटेंशन, परसेप्शन, लर्निंग, मेमोरी, या लर्निंग बिहेवियर है, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, उसको कंट्रोल करता है। और मानव मस्तिष्क की कुल परिमाण का 2/3 भाग प्रमस्तिष्क होता है। इसकी सघनता 1.5 mm से लेकर 4 mm तक की होती है, जो मस्तिष्क की पूरी सतह को ढक लेती है। और इसमें तंत्रिका कोशिकाएं, अक्षतंतुओं के समूह और तंत्रिका जाल होती हैं। ये सभी हमारे लिए संगठित कार्य करना और प्रतिमाएं, प्रतीक, साचर्य और समृद्धि सर्जन करना संभव बनाते हैं। मतलब जो हमारे फोर ब्रेन होता है, इसके अंदर ये सभी प्रक्रियाएं पाई जाती हैं। थैलेमस, हाइपोथैलेमस है, ये सब चीजें। फिर आता है कि प्रमस्तिष्क 2 बराबर भागों में डिवाइड होता है, जिन्हें प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहा जाता है। यद्यपि दोनों गोलार्ध देखने में एक जैसे लगते हैं, किंतु प्रकारात्मक रूप से गोलार्ध सामान्यतः दूसरे की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होते हैं। उदाहरण के लिए बायां गोलार्ध यानी कि लेफ्ट हेमिस्फीयर सामान्यतः भाषा संबंधी व्यवहारों को कंट्रोल करता है, और दायां गोलार्ध यानी कि राइट हेमिस्फीयर सामान्यतः प्रतिमाएं, देशिक संबंध, प्रारूप, प्रत्याज्ञान जैसे विशिष्ट कार्यों को संभालता है। यानी कि जो राइट हेमिस्फीयर है वो कोई भी सिंबल्स हैं, या कोई रिलेशन है, या कोई प्रारूप है किसी चीज से रिलेटेड, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए ऐसे फंक्शन को संभालता है। ये दोनों जो हेमिस्फेयर होते हैं एक सफेद माइलिन आच्छादित तंतुओं के समूह से जुड़े हुए होते हैं, जिसे महासंयोजक पिंड या कॉर्पस कॉलोसम भी कहा जाता है। कि दोनों जो राइट और लेफ्ट हेमिस्फेयर होते हैं, इनको जो जोड़ता है उसे कॉर्पस कैलोसम कहा जाता है, जो दोनों हेमिस्फेयर के बीच में इंफॉर्मेशन लाने और ले जाने का कार्य करता है। फिर आता है प्रमस्तिष्क के वलकुट को भी 4 पालियों में, यानी कि 4 लोब में डिवाइड किया जाता है। ललाट पाली, पार्श्विक पाली, शंख पाली और पश्चकाल पाली। ललाट पाली मतलब फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब जो है वो संज्ञानात्मक कार्यों जैसे कि अवधान, चिंतन, स्मृति, अधिगम और तर्कना से रिलेटेड है, किंतु यह स्वायत्त और
संवेगात्मक अनुक्रियाओं पर भी अवरोधात्मक प्रभाव डालता है। यानी कि जो फ्रंटल लोब है, वो हमारे जो कॉग्निटिव फंक्शनिंग है, जैसे कि अटेंशन, थिंकिंग, मेमोरी, लर्निंग और रीजनिंग है, इनसे रिलेटेड होता है। फिर आता है पार्श्विक पाली यानी पैराइटल लोब। पैराइटल लोब जो है मुख्यतः त्वचीय और संवेदनाओं और उनका चाक्षुष और श्रवण संवेदनाओं के साथ समन्वय से संबंधित है। यानी कि जो पैराइटल लोब होता है वो मेनली सोमैटोसेंसरी चीजों से रिलेटेड होता है और उनका जो कुछ मतलब कि चाक्षुष यानी देखने वाली चीजें हैं, ऑडिटरी मतलब विजुअल और कुछ ऑडिटरी यानी कि जो सुनने वाली चीजें उनकी जो सेंसेस होती हैं उसके साथ में भी कोऑर्डिनेशन रखता है। फिर आता है संकपाल यानी कि टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब होता है जो श्रवणात्मक सूचनाओं के प्रक्रमण से रिलेटेड होता है और ये प्रतीकात्मक शब्दों और ध्वनियों की समृद्धि यहाँ रहती है। यानी कि टेम्पोरल मतलब कोई भी चीज जो ऑडिटरी इंफॉर्मेशन है उसकी प्रोसेसिंग की बात हो रही है। फिर आता है पश्च कपाल पाली यानी ओसिपिटल लोब। ओसिपिटल लोब जो होता है इसमें मुख्यतः चाक्षुष यानी विजुअल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड होता है और ऐसा माना जाता है कि चाक्षुष आवेगों की व्याख्या चाक्षुष उद्दीपकों की स्मृति और रंग चाक्षुष उन्मुखता इसी पाली द्वारा होती है। यानी कि जो भी विजुअल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, कैसे इंफॉर्मेशन आ रही है, कैसे उसकी प्रोसेसिंग हो रही है, वो इसी से रिलेटेड होती है। फिर आता है शरीर क्रिया विज्ञानी और मनोवैज्ञानिकों ने मस्तिष्क की विशिष्ट संरचनाओं के से संबंधित विशिष्ट प्रकारों को पहचानने का प्रयास किया है। उन्होंने पाया है कि मस्तिष्क का की कोई भी गतिविधि पलकुट के केवल एक हिस्से के द्वारा संपादित नहीं होती, सामान्यतः दूसरे हिस्से भी शामिल होते हैं। किंतु यह भी सत्य है कि प्रकारों का कुछ क्षेत्र निर्धारण भी है अर्थात एक विशेष कार्य के लिए वलकुट का कोई विशेष भाग दूसरे भागों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि सभी भाग एक दूसरे से रिलेटेड तो होते हैं पर हर मतलब एक जो पार्ट होता है उसकी एक अपनी स्पेसिफिक भूमिका होती है कोई भी काम करने के लिए। उदाहरण के लिए यदि आप कार चला रहे हैं तो आप अपने स्पष्ट कपाल पाले के कार्यों के फलस्वरूप सड़क और अन्य दूसरी गाड़ियों को देख रहे हैं। यानी कि ओसिपिटल लोब से हम चीजें देख रहे हैं, विजुअल रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। हॉर्न की आवाज संक्रियण टेम्पोरल लोब से रिलेटेड हो गई, उस काम करने के लिए कारण सुन पा रहे हैं। और पार्श्विक पाली के कंट्रोल में कई प्रकार की पेशियां क्रियाकलाप करते हैं और निर्णय लेने के लिए हम फ्रंटल लोब का यूज करते हैं। पूरा मस्तिष्क एक समुचित रूप से कोऑर्डिनेट इकाइयों के रूप में काम करता है और जहाँ अलग अलग हिस्से अपना अपना कार्य करता है। तो हमने से फोर ब्रेन में देखा कि फ्रंटल लोब होता है, पैराइटल लोब होता है, टेम्पोरल लोब होता है और ओसिपिटल लोब होता है। अब हम बात करते हैं कि मेरुरज्जु क्या होता है यानी स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड एक लंबी रस्सी की तरह का तंत्रिका तंतुओं का एक समूह है जो मेरुदंड के अंदर पूरी लंबाई तक जाता है। इसका एक हिस्सा मस्तिष्क के मेडुला से जुड़ता है, जो ब्रेन है उसके मेडुला पार्ट से जुड़ा हुआ होता है और दूसरा हिस्सा एक पूंछ के अंतिम हिस्से की भांति मुक्त रहता है। पूरी लंबाई तक इसकी संरचना एक जैसी होती है। मेरुरज्जु के मध्य में उपस्थित तितली के आकार का एक धूसर रंग का द्रव्य के ढेर में साहचर्य तंत्रिका कोशिकाएं एसोसिएशन न्यूरॉन्स और अन्य कोशिकाएं होती हैं। धूसर द्रव्य को घेरे हुए मेरुरज्जु का श्वेत द्रव्य होता है जो कि ऊपर जाने वाले और नीचे की ओर आने वाले तंत्रिका पथ से बना होता है। ये तंत्रिका पथ मस्तिष्क को शरीर के अन्य हिस्सों से जोड़ता है। मेरुरज्जु एक बहुत बड़े केबल की भूमिका निभाती है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को असंख्य संदेश भेजती है और प्राप्त करती है। मेरुरज्जु के दो प्रमुख कार्य होते हैं। पहला, शरीर के निचले भागों से आने वाली संवेदी आवेगों को मस्तिष्क तक पहुंचाना और मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाले पेशीय आवेगों को सारे शरीर तक पहुंचाना। मतलब कि जो स्पाइनल कॉर्ड के दो कार्य बताए गए हैं, जो पहला कार्य है वो क्या है कि जो बॉडी है हमारी उसके जो निचले पार्ट होते हैं से आने वाले कोई भी जो सेंसरी इम्पल्स होते हैं उसको ब्रेन तक पहुंचाना और ब्रेन में जो उत्पन्न होने वाले जो मोटर इम्पल्स हैं उसको शरीर के भागों तक पहुंचाना। और दूसरा इसमें कुछ सरल प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं, कुछ रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं जिनसे मस्तिष्क भाग नहीं लेता जिनमें,
इन जो ये कुछ रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, इनमें सेंसरी नर्व और मोटर नर्व और स्पाइनल के कुछ दूसरे द्रव्य की साचल्य तंत्रिका कोशिकाएं शामिल होती हैं। फिर आती है प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया एक ऐसी अनैच्छिक क्रिया है जो एक विशेष प्रकार के उद्दीपन के तुरंत बाद घटित होती हैं। प्रतिवर्ती क्रियाएं मस्तिष्क के चेतन रूप से लिए गए निर्णय के बिना स्वतः घटित होती हैं। प्रतिवर्ती क्रियाएं रिफ्लेक्स एक्शन हमारे तंत्रिका तंत्र में विकासवादी प्रक्रिया के माध्यम से वंशानुगत होती है। उदाहरण के लिए आंख झपकने की प्रतिवर्ती क्रियाएं, जैसे हमारी पलकें बार बार झपकती हैं तो ये रिफ्लेक्स एक्शन होता है। जब भी कोई वस्तु हमारी आंखों के समीप अचानक आ जाती है, हमारे दिमाग के समीप कोई चीजें आ जाती हैं तो हमारी पलकें झपकती हैं अपने आप से। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन जीव को किसी भी संभावित खतरे से बचाकर जीवन की रक्षा करता है। हालांकि हमारा जो नर्वस सिस्टम है कई प्रकार के रिफ्लेक्स एक्शन करता है, किंतु उनमें जो मतलब परिचित चीजें वे है, जैसे घुटने में झटका लगना, पुतलियों का फैलना, सिकुड़ना, बहुत गर्म या ठंडी चीज से अगर हमारा हाथ लग जाता है तो हम उसको हटा लेते हैं, सांस लेना, अंगों को फैलाना, इनमें से बहुत सारी प्रतिवर्ती क्रियाएं मेरुरज्जु के द्वारा की जाती हैं, जिनमें मस्तिष्क शामिल नहीं होता। अंतःस्रावी तंत्र यानी कि जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसके बारे में। हमारे विकास और व्यवहार में अंतःस्रावी ग्रंथियों की निर्णायक भूमिका होती है। ये विशेष रासायनिक द्रव्य प्रवाहित करती हैं जिन्हें अंतःस्राव कहते हैं और हमारे कुछ व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। ये ग्रंथियां वाहि वाहिनी रहित यानी कि डक्टलेस ग्रंथियां होती हैं जो अंतःस्रावी ग्रंथियां कहलाती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहलाती हैं, क्योंकि इनमें कोई नली या कोई डक्ट नहीं होती जिससे ये अपने जो सिक्रेशन करते हैं को विशेष स्थानों पर भेज सकें। अंतःस्राव रक्त धारा के साथ प्रवाहित होते हैं और अंतःस्रावी ग्रंथियां शरीर में एक अंतःस्रावी तंत्र बना लेती हैं। यह तंत्र तंत्रिका तंत्र के अन्य हिस्सों के संयोजन में काम करता है, अतः पूरे तंत्र को तंत्रिका अंतःस्रावी तंत्र के रूप में जाना जाता है। ये है एक ह्यूमन और इसके जो एंडोक्राइन सिस्टम है या उसकी जो ग्लैंड्स हैं उनके बारे में। सबसे ऊपर जो हमारा ब्रेन होता है, इसके अंदर पीनियल ग्लैंड होती है एक, ठीक है, ये है। फिर इसके बाद आता है ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती है जिसे पीयूष ग्रंथि कहा जाता है। फिर आउटो ग्रंथि होती है, फिर अग्नाशय ग्रंथि होती है जो हमारे पैंक्रियाज में होते हैं, ये पैंक्रियाज ग्लैंड हो गई। फिर एड्रिनल ग्लैंड होती है। फिर होती है कि ओवेरीज जो कि फीमेल्स में पाए जाते हैं, और टेस्ट्रीज जो मतलब कि मेल्स में पाए जाते हैं, यानी शुक्र ग्रंथि। तो अब इनके बारे में हम जानेंगे कि कौन कौन सी ग्रंथि है। पहले आता है कि पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड। यह ग्रंथि कपाल में यानी कि हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस के ठीक नीचे स्थित होती है। पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड अग्र पीयूष और पश्च पीछे एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में डिवाइड होता है। एंटीरियर पिट्यूटरी जो है हाइपोथैलेमस से डायरेक्टली रूप से जुड़ी हुई होती है और इसके अंतःस्रावी स्राव को कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है। पीयूष ग्रंथि जो संवर्धी अंतःस्रावी और अन्य कई अंतःस्रावों को स्रावित करती है, जो हमारे शरीर में पाई जाने वाली अन्य कई अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव के निर्देशन और नियमन करती है। इसी कारण पीयूष ग्रंथि को मुख्य ग्रंथि कहा जाता है, यानी कि मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। कुछ अंतःस्राव जीवन पर्यंत धीमी गति से सिक्रेशन होता रहता है, जबकि कुछ दूसरे अन्य जो होते हैं उनमें जीवन उपयुक्त समय पर प्रवाहित होते रहते हैं। उदाहरण के लिए बात करें तो संवर्धी यानी कि जो ग्रोथ है वो एंडोक्राइन अंतःस्रावी पूरी बाल्यावस्था में स्थिरता पूर्वक प्रवाहित होते रहते हैं। किशोरावस्था में कुछ स्फुरण के साथ, लेकिन जनन ग्रंथि पोषक हार्मोन यौवन आरंभ की अवस्था में प्रभावित होते हैं, जो लड़के और लड़कियों में स्त्रियोचित और पुरुषोचित अंतःस्रावी को उद्दीपित करते हैं और इसके फलस्वरूप मूल और गौण लैंगिक परिवर्तन होते रहते हैं। उनकी पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बताया गया है जो
इसमें क्या है कि हाइपोफाइसिस होते हैं। इसमें 2 पार्ट में डिवाइड होती हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एंटीरियर में आता है, ये जो है इसे एडिनोहाइपोफाइसिस बोलते हैं। इसके अंदर आता है कि हमारा एक तो एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, एफएसएच है, प्रोलैक्टिन है या ग्रोथ हार्मोन है। ये सब आते हैं हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। दूसरा होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं, जिसके अंदर 2 तरीके के हार्मोन आते हैं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन और वैसोप्रेसिन हार्मोन। अपनी बात करें हम आउटू ग्रंथि। आउटू मतलब थायराइड जो ग्लैंड है उसके बारे में। यह ग्रंथि जो है वो गले में स्थित होती है। यह थायरोक्सिन नामक जो अंतःस्राव होता है उसका उत्पन्न करती है, जो शरीर में उपापचय की जो दर होती है उसको प्रभावित करती है, यानी कि जो मेटाबॉलिज्म रेट है उसको प्रभाव डालती है इसके ऊपर। तो जो अगर पीयूष हार्मोन के द्वारा उपयुक्त मात्रा में थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव और नियमन होता है, यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी जो हार्मोन है उसके द्वारा एक प्रॉपर अमाउंट में थायरोक्सिन हार्मोन जो है उसका सिक्रेशन और रेगुलेशन होता है। इस हार्मोन का जो स्थिर स्राव शरीर कोशिका में ऊर्जा के उत्पादन को, ऑक्सीजन की खपत और बेकार पदार्थ के विलोपन को बनाए रखता है। दूसरी ओर थायरोक्सिन हार्मोन के उत्पादन की कमी से शारीरिक और मानसिक सुस्ती आ जाती है। यदि छोटे जानवरों से आउटू को निकाल दिया जाए, यानी कि जो थायराइड ग्रंथि है उसको निकाल दिया जाए, तो उनका विकास रुक जाता है और वे लैंगिक रूप से विकसित नहीं हो पाते। ये हो गया थायराइड ग्लैंड हमारी। फिर नेक्स्ट आता है अधिवर्गक ग्रंथियां, यानी कि जो एड्रिनल जो ग्लैंड है उसके बारे में बात करते हैं। ये दोनों ग्रंथि, ये 2 तरीके की होती हैं। तो ये दोनों ग्रंथियां प्रत्येक गुर्दे के यानी किडनी के ऊपर स्थित होती हैं। इसके 2 भाग होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। इनमें प्रत्येक से अलग अलग अंतःस्राव उत्पन्न होते हैं, यानी कि एक अधिवर्गक फलकुट और एक अधिवर्गक मध्यांश। तो जो अधिवर्गक फलकुट यानी कि एड्रिनल कॉर्टेक्स हैं से होने वाले अंतःस्राव एंटीरियर पिट्यूटरी से स्रावित होने वाले एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन द्वारा कंट्रोल और रेगुलेट होते हैं। जब एड्रिनल कोर्टेक्स का स्राव कम हो जाता है, तब एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड संदेश पाकर एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन की जो सिक्रेशन है उसको बढ़ा देती है और एड्रिनल कोर्टेक्स को अधिक अंतःस्राव के लिए उद्दीपित कर देती है। एड्रिनल कोर्टेक्स हार्मोन के एक समूह को स्रावित करता है जिसे कोर्टिकॉइड्स कहा जाता है। शरीर के द्वारा इनका उपयोग कई शरीर क्रियात्मक उद्देश्यों, उदाहरण के लिए शरीर में खनिज विशेषण, सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड्स की रेगुलेशन के लिए किया जाता है। इस ग्रंथि के कार्यों में किसी भी प्रकार की बाधा तंत्रिका तंत्र के प्रकार्यों को गंभीर रूप से प्रभावित करती है। अधिवर्गक मध्यांश यानी कि एड्रिनल मेडुला 2 प्रकार के अंतःस्राव स्रावित करता है, एपिनेफ्राइन और नॉर एपिनेफ्राइन। एक होता है एपिनेफ्राइन और दूसरा होता है नॉर एपिनेफ्राइन। इन्हें मतलब जैसे एपिनेफ्राइन को तो हम एड्रेनालाइन भी कहते हैं और नॉर एपिनेफ्राइन को नॉर एड्रेनालाइन के नाम से जाना जाता है। अनुकंपी सक्रियता, जिसमें हार्ट रेट में वृद्धि होती है, ऑक्सीजन की खपत बढ़ती है, उपापचय दर या जो पेशीय शक्ति है, इन सब के बारे में इन्हीं 2 हार्मोन के स्राव के द्वारा घटित होती है, जो कि हमने ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में भी देखा था। एड्रेनलिन जो है उसका क्या कार्य होता है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में हमने देखा था एपिनेफ्राइन और नॉर एपिनेफ्राइन को। तो एपिनेफ्राइन और नॉर एपिनेफ्राइन जो है वो अधश्चेतक को उद्दीपित करते हैं और जो प्रतिबल्कों को हटा लेने के बाद भी व्यक्ति के संयोगों को बढ़ा देते हैं। फिर आता है हमारे पास अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज। पैनक्रियाज जो है पेट के नीचे रहता है। यह खाना पचाने में मुख्य भूमिका निभाता है, लेकिन यह भी एक हार्मोन का सिक्रेशन करता है जिसे इंसुलिन कहा जाता है। इंसुलिन शरीर के उपयोग के लिए या फिर लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में जो भंडारण के लिए यकृत की ग्लूकोज के विखंडन में सहायता करता है। लीवर में जो ग्लूकोज होता है उसके विखंडन में हेल्प करता है।
जब समुचित मात्रा में इंसुलिन का स्राव नहीं होता तो लोगों में बीमारी उत्पन्न हो जाती है जिसे इंसुलिन कहा जाता है या मधुमेह कहते हैं। फिर आती हैं जनन ग्रंथियां। जनन ग्रंथियों से तात्पर्य पुरुषों में शुक्र ग्रंथि और स्त्रियों में डिंब ग्रंथि से है। इन ग्रंथियों से स्रावित होने वाले अंतःस्राव पुरुषों और स्त्रियों में काम व्यवहार और प्रजनन प्रक्रिया को कंट्रोल और उनको रेगुलेट करना है। इन ग्रंथियों से निकलने वाले अंतःस्राव को शुरू करना और उसे बनाए रखना और उसके नियमन करने का कार्य गोनेडोट्रोपिक हार्मोन करते हैं, जो 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 होते हैं कि वो हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं। गोनेडोट्रोपिक जो हार्मोन होते हैं का स्राव यौन आरंभ के दौरान यानी कि 10 से लेकर 14 साल की उम्र में शुरू होता है और ये जनन ग्रंथियों को अंतःस्राव को उत्पन्न करने के लिए उद्दीप्त करता है, जो कि पुनः मूल और गौण यानी कि मतलब जो मेन होते हैं वो जो सेकेंडरी सेक्सुअल जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनको डेवलप करता है। महिलाओं में डिंब ग्रंथियां एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन उत्पन्न करती हैं। एस्ट्रोजन से महिला शरीर का लैंगिक विकास होता है और लैंगिक रूप से परिपक्व एक महिला की डिंब ग्रंथि में प्रजनन से संबंधित मूल लैंगिक लक्षण प्रकट होते हैं। और ऐसे ही फिर प्रोजेस्टेरोन से लैंगिक विकास में कोई योगदान नहीं होता, लेकिन इसका जो कारण होता है वो गर्भाशय को निषेचित अंडाणु को ग्रहण करने के लिए रेडी करना होता है। ऐसे ही पुरुषों में प्रजनन करने के लिए जो मतलब की जो शुक्र ग्रंथि होती है उनको कंट्रोल कर मतलब शुक्र ग्रंथि शुक्राणु जो होते हैं उनको नियंत्रण उत्पन्न करती रहती हैं और एंड्रोजन नामक पुरुष यौन अंतःस्राव स्रावित करती है। प्रमुख पुरुष यौन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है। टेस्टोस्टेरोन से गौण लैंगिक परिवर्तन होते हैं, जैसे कि शारीरिक परिवर्तन है, चेहरे पर बाल आना है या आवाज में भारीपन है, उसके बारे में उनको रेगुलेट और कंट्रोल किया जाता है। तो सभी जो अंतःस्रावी का सामान्य प्रकार हमारे व्यवहार पर कल्याण के लिए निर्णायक होता है और अंतःस्राव के संतुलित स्राव के बिना शरीर आंतरिक संतुलन को बनाने में सक्षम नहीं होता। यदि अंतःस्राव में वृद्धि न हो तो दबाव की स्थिति में हम पर्यावरण के संभाव्य खतरों के प्रति प्रभावी प्रतिक्रिया नहीं कर सकते। अंत में हमारे जीवन में विशिष्ट समय में यदि अंतःस्राव स्रावित न हो तो हमारी संवृद्धि नहीं हो सकती और हम परिपक्व नहीं हो सकते और न ही प्रजनन संभव हो सकता है। मतलब कि ये कहा गया है कि अगर हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड्स नहीं होती हैं तो हम मतलब कि ना हमारी ग्रोथ हो सकती है, ना हम मैच्योर हो सकते हैं और ना ही हमारा आगे रिप्रोडक्शन हो सकता है। आनुवंशिकता क्या है? जीन और व्यवहार। हम अपने माता-पिता से विशेषताएं उत्तराधिकार में जीन के रूप में पाते हैं। एक बच्चा अपने जन्म के समय अपने माता-पिता से प्राप्त जीन के विशिष्ट संयोजन का धारक होता है। यह उत्तराधिकार व्यक्ति के विकास को जैविक नक्शे यानी ब्लूप्रिंट और समय सारणी प्रदान करता है। अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में प्राप्त शारीरिक और मनोवैज्ञानिक विशेषताओं का अध्ययन जेनेटिक्स कहलाता है। बच्चे का एकल मतलब बच्चे का जन्म जो है एकल युग्मनज कोशिका से प्रारंभ होता है, एक जाइगोट से सेल से प्रारंभ होता है और माता का जो अंडाणु पिता के शुक्राणु से निषेचित होकर एक जाइगोट कहलाता है। यह एक अत्यंत छोटी कोशिका होती है जिसके मध्य में एक न्यूक्लियस होता है जिसमें कि क्रोमोसोम्स होते हैं। सभी जीन के साथ ये गुणसूत्र माता-पिता के से बराबर संख्या में वंशानुगत आते हैं। फिर आता है गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम क्या है? गुणसूत्र शरीर के आनुवंशिक तत्व होते हैं कि जेनेटिक जो मटेरियल है वो होता है। ये गुणसूत्र प्रत्येक कोशिका में केंद्रक में होते हैं। इनकी संरचना धागे जैसी और जोड़े वाली होती है। प्रत्येक गुणसूत्र में नहीं प्रत्येक केंद्रक में नहीं प्रत्येक न्यूक्लियस में गुणसूत्रों की संख्या पृथक किंतु प्रत्येक जीवित प्राणी में स्थिर होती है। युग्मक कोशिकाओं शुक्राणु और अंडाणु में 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं किंतु ये जोड़े में नहीं होते और एक शुक्राणु कोशिका एक अंडाणु कोशिका से मिलने के लिए एक नई पीढ़ी का जन्म होता है। मिलने से एक नई पीढ़ी का जन्म होता है। कंसेप्शन के समय जीव माता-पिता से 46 क्रोमोसोम वंशानुक्रम से प्राप्त करता है, 23 माता से और 23 पिता से। इनमें से प्रत्येक गुणसूत्र में हजारों जीन होते हैं। पिता की शुक्राणु कोशिका माता की अंडाणु कोशिका से एक महत्वपूर्ण पहलू में भिन्न होती है। शुक्राणु कोशिका का 23वां जो क्रोमोसोम होता है वो मतलब एक एक्स और एक वाई होता है और जबकि
यदि एक एक्स की तरह का मतलब यदि एक्स की तरह की शुक्राणु कोशिका अंडाणु कोशिका का निषेचन करती है, तो निषेचित अंडाणु कोशिका में जो 23rd पेयर होता है, जिसमें एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं, तो संतान स्त्री होगी। और दूसरी ओर यदि जो मेल का वाई क्रोमोसोम है वो फीमेल के एक्स क्रोमोसोम है उससे निषेचित होता है, तो वो मेल होगा बच्चा। गुणसूत्र यानी कि जो क्रोमोसोम है मुख्यतः डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए नामक पदार्थ से बने होते हैं। हमारे जीन मुख्यतः डीएनए अणुओं से बनते हैं। वे दो जीन जो प्रत्येक लक्षण के विकास को कंट्रोल करते हैं एक स्थान पर स्थित होते हैं। अर्थात गुणसूत्र के एक विशेष जोड़े से प्रत्येक गुणसूत्र पर एक जीन स्थित होता है। इसका अपवाद है कि लिंग गुणसूत्रों का जोड़ा जो व्यक्ति के लिंग का निर्धारण करता है। अब बात आती है कि जीन क्या होता है। प्रत्येक गुणसूत्र में हजारों आनुवंशिक निर्देश जीन के रूप में होते हैं। जीव के विकास का अधिकांश भाग ये जीन निर्धारण करती है। इनमें विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन उत्पन्न करने के निर्देश होते हैं जो शरीर क्रियात्मक प्रक्रियाएं और जीव के दृश्य प्रारूप गुणों की अभिव्यक्तियों को नियमित करते हैं। जीव के व्यक्त गुणों का दृश्य प्रारूप फिनोटाइप कहलाता है। जो चीजें विजुअली रूप से हम देख पाते हैं वो फिनोटाइप कहलाते हैं। जैसे कि किसी की शरीर की बनावट है, तो ये चीजें आती हैं उसकी फिनोटाइप में। और जो आनुवांशिक सामग्री के द्वारा बच्चों में हस्तांतरित होते हैं जो गुण उन्हें जीनोटाइप कहा जाता है। सभी जैविक और मनोवैज्ञानिक विशेषताएं जो एक आधुनिक मानव में होती हैं वे उत्तराधिकार में प्रारूप जीन प्रारूपों के गुणों के फलस्वरूप होती हैं। इनमें दृश्य प्रारूप गुणों के कारण भिन्नताएं होती हैं। एक निश्चित जीन कई विभिन्न प्रकार के विभिन्न रूपों में जीवित रह सकता है। एक रूप से दूसरे रूप में बदलने को जीन की क्रिया का म्यूटेशन कहा जाता है। अगर जीन में चेंजमेंट आ जाता है तो वो जीन म्यूटेशन कहलाता है। जिस प्रकार का उत्परिवर्तन प्रकृति में स्वाभाविक रूप से होता है उसी से जीन प्रारूप में विभिन्नताएं आती है और नई प्रजातियां ये विभिन्न मतलब जो नई प्रजातियां हैं उनकी उत्पत्ति होती है। उत्परिवर्तन या जो म्यूटेशन है की प्रक्रिया नए जीन को पुराने उपस्थित जीन से पुनः संयोजन के अवसर प्रदान करती है। जीन संरचना का यह नया संयोजन पुनः पर्यावरण में परीक्षण के लिए रखा जाता है। जो जीन प्रारूप पर्यावरण में सर्व उपयुक्त होते हैं उन्हें छांट लिया जाता है। जो ज्यादा सुटेबल लगते हैं उनको छांट लिया जाता है। फिर आता है सांस्कृतिक आधार व्यवहार का सामाजिक सांस्कृतिक निरूपण, यानी कि जो कल्चरल बेसिस है उसके बारे में। व्यवहार के जैविक के आधार को पढ़ने के बाद आपका यह विचार बन गया होगा कि हमारे कई व्यवहार अंतःस्रावी से प्रभावित होते हैं, तो कई अन्य व्यवहार प्रतिवर्ती अनुक्रियाओं के कारण, यानी कुछ तो जैसे एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड होते हैं, कुछ रिफ्लेक्स एक्शन से रिलेटेड होते हैं। तथापि हार्मोन और प्रतिवर्त हमारे समस्त व्यवहार के कारणों की व्याख्या नहीं करते। हार्मोन मानव कायिकी को नियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, किंतु वे पूर्ण रूप मानव व्यवहार को नियंत्रित नहीं करते। इसी प्रकार रूढ़ धारणा यानी जो स्थिर प्रारूप है जो किसी भी प्रतिवर्त को सबसे विभेदकारी गुण है अधिकांश मानव अनुक्रियाओं में दिखाई नहीं देता। यह तर्क देने के लिए कि हमारा व्यवहार जानवरों के व्यवहार से अधिक जटिल है, हम अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से उदाहरण ले सकते हैं। इस जटिलता का एक प्रमुख कारण यह है कि मनुष्य के व्यवहार को नियमित करने के लिए एक संस्कृति है जो जानवरों में नहीं है। आइए एक मूल आवश्यकता जैसे भूख को ले लेते हैं, हम उसके बारे में बात करते हैं। हमें पता है कि इसका जैविक आधार है जो मनुष्य और जानवरों में समान है, लेकिन जिस तरह से मनुष्य द्वारा इस आवश्यकताओं को सेटिस्फाई किया जाता है वह अत्यंत जटिल है। उदाहरण के लिए कुछ लोग शाकाहारी भोजन करते हैं, कुछ लोग मांसाहारी भोजन करते हैं। फिर कैसे शाकाहारी और मांसाहारी बने? कुछ शाकाहारी अंडा खाते हैं, कुछ नहीं। ऐसा क्यों है? सोचने की कोशिश कीजिए और जो लोग खाना खाने के विषय में इतना डिफरेंट टाइप का बिहेवियर कैसे करने लगे। यदि आप और खोज करेंगे तो पाएंगे कि भोजन करने के तरीके में भी सब में डिफरेंस पाए जाते हैं। कोई चम्मच से खाता है, कोई हाथ से खाता है, कोई मतलब छुरी की मदद से खाता है। ऐसे काम व्यवहार को भी एक अन्य उदाहरण के रूप में लिया जा सकता है। हमें पता है कि इस व्यवहार में मनुष्यों और जानवरों में अंतःस्राव और प्रतिवर्ती क्रियाएं समान रूप से होती हैं, जबकि जानवरों में काम व्यवहार काफी सरल और प्रतिवर्ती होता है। सभी जानवर लगभग एक ही प्रकार के काम व्यवहार करते हैं। मनुष्य में जितना जटिल है कि इसके प्रतिवर्ती बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। मानव काम व्यवहार में साथी का चुनाव एक मुख्य विशेषता होती है। चुनाव का यह आधार
विभिन्न समाजों में विभिन्न होता है और एक ही समाज में भी डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। मानव काम व्यवहार कई नियमों, मानकों, मूल्यों और कानूनों से कंट्रोल मतलब कैसे-कैसे जिस हम सोसाइटी में रह रहे हैं, वहाँ क्या रूल्स हैं, क्या वैल्यूज़ हैं, क्या ऐसे नॉर्म सेट किए गए हैं, उस वहाँ कैसे लॉ बनाए गए हैं, उससे रेगुलेट और कंट्रोल होता है। तथापि इन नियमों और मानकों में भी लगातार चेंजमेंट होते रहते हैं। ये उदाहरण यह स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य के व्यवहार को समझने में केवल जैविक कारक ही महत्वपूर्ण कि हमारी मतलब महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाते बल्कि हमारे जो सांस्कृतिक चीज़ें होती हैं वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। जीव वैज्ञानिकों द्वारा जो मानव प्रकृति बताई गई है उससे कहीं भिन्न मनुष्य का स्वभाव होता है। जैविक और सांस्कृतिक शक्तियों की परस्पर क्रिया के द्वारा मानव प्रकृति विकसित हुई है। इन्हीं शक्तियों ने हमें कई तरह से समान और अन्य तरह से भिन्न बनाया है। संस्कृति का संप्रति यानी कि जो कल्चर है हमारा तो उसका क्या कंसेप्ट है कल्चर का? आपने पढ़ा है कि मानव व्यवहार को उसके सोशियो कल्चरल संदर्भ में ही जिसमें वह घटित होता है समझा जा सकता है। मानव व्यवहार मूलभूत रूप से सामाजिक होता है। इसमें दूसरे अन्य लोगों के साथ संबंध, उनके व्यवहार के प्रति प्रतिक्रियाएँ, हमारे पूर्वजों द्वारा दी गई असंख्य चीज़ों से हमारे आबंध शामिल होते हैं। यद्यपि कई अन्य प्राणी भी हमारी तरह सामाजिक होते हैं, किंतु कुछ मनुष्य सांस्कृतिक भी होते हैं। आप पूछ सकते हैं कि सांस्कृतिक होने का क्या तात्पर्य है? इस प्रश्न का उत्तर समझने के लिए हमें संस्कृति का अर्थ समझना होगा कि भई कल्चर होता क्या है? एकदम सरल भाषा में हम कहें तो संस्कृति का तात्पर्य पर्यावरण में मानव निर्मित भाग से है, जिसमें बहुत से लोगों के व्यवहार के साथ-साथ हमारे अपने व्यवहार के विभिन्न उत्पाद शामिल होते हैं। ये उत्पाद भौतिक वस्तुएँ जैसे हम कैसे औजार बना रहे हैं, कैसे मूर्तियाँ बना रहे हैं, या हमारे कोई विचार हो सकते हैं। किसी चीज़ को लेके हमारे कैसे विचार हैं, क्या हमारी रूढ़िवादिता है या फिर जो कोई सामाजिक संस्थान है कि हम स्कूल में कैसा मतलब भूमिका निभा रहे हैं, मंदिर में कैसे भूमिका निभा रहे हैं, वो सब चीज़ें इसमें आती हैं। हम उन्हें लगभग हर जगह देख सकते हैं। वे हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं, यद्यपि हम उनके प्रति हमेशा सजग नहीं होते। आइए कुछ उदाहरणों को देखते हैं। जिस कमरे में आप अभी हैं, वह एक सांस्कृतिक उत्पाद है या किसी का वास्तुकलात्मक विचार, भवन निर्माण कला का परिणाम हो सकता है। आपका कमरा आयताकार भी हो सकता है, किंतु कई स्थान ऐसे होते हैं जहाँ कमरे आयताकार नहीं होते। मतलब जैसे कि क्या है कि हमारे घर जैसे नॉर्मल होते हैं, पर जैसे कोई पहाड़ी इलाके हैं तो उनकी जो छत होती है वो अलग टाइप की होती है। कुछ बर्फीले इलाके हैं तो उनकी अलग छत होती है। तो वो सबके कल्चर के हिसाब से होती है। जिस कुर्सी पे हम बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं वो अलग टाइप की हो सकती है। फिर जिसे बनाने वाले ने उसे किस एस्पेक्ट को मतलब नज़र में रख के ये चीज़ बनाई हो। विद्यार्थी जो हैं, कक्षा में कुर्सियों पर बैठते हैं लेकिन सभी विद्यालयों में कुर्सियाँ नहीं होती। कई गाँव के जो स्कूल होते हैं उसमें कुछ बच्चे टाट-पट्टियों पर बैठते हैं। तो सबका अलग-अलग एस्पेक्ट होता है और इसकी मतलब जो क्या है कि वैचारिक सबके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं इसमें। या यह विचार कि जो लोग विद्यालय आते हैं उनका मूल्यांकन होना चाहिए या सफलतापूर्वक शिक्षा पूरी करने पर उन्हें प्रमाण पत्र देना चाहिए। तो ये सबकी अलग-अलग चीज़ें होती हैं कि कौन इसको कैसे समझ रहा है। जब आप अपने चारों ओर देखेंगे तो पाएँगे कि मनुष्य के रूप में हम कई प्रकार के सांस्कृतिक उत्पादों की अनमोल्य क्रिया करते हैं और उनके अनुरूप व्यवहार करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि संस्कृति जो है एक महत्वपूर्ण ढंग से हमारे व्यवहार को प्रभावित करती है। फिर भी वह इस बिंदु पर यह समझने योग्य है कि जिस प्रकार संस्कृति हमारे व्यवहार को प्रभावित करती है, हम भी अपनी संस्कृति को प्रभावित करते हैं। कई मानव शास्त्रियों ने इंगित किया है कि संस्कृति और मानस का एक दूसरे पर पारस्परिक प्रभाव पड़ता है। उनके अनुसार व्यक्ति और उनके सामाजिक परिवेश के बीच में संबंध या जो इंटरेक्शन होती है, अनून्य क्रियात्मक जो है परस्पर प्रभाव डालने वाला और इनकी अनून्य क्रियाओं के दौरान वे एक दूसरे को बनाते हैं। यह जो पर्सपेक्ट बताता है कि मनुष्य सांस्कृतिक शक्तियों का निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं है, बल्कि वे स्वयं एक संदर्भ बनाते हैं, कंटेक्स्ट बनाते हैं जिसमें उनके व्यवहारों का निरूपण होता है। फिर बात आती है कि संस्कृति क्या है? यद्यपि संस्कृति हर समय हमारे साथ रहती है। इसको इसको जो परिभाषित करने के लिए बहुत सी भ्रांतियाँ हैं, कुछ मिसकंसेप्शन होते हैं। ये बहुत कुछ भौतिकी में ऊर्जा के विचार में या फिर सोशियोलॉजी में समूह के विचार जैसा ही है।
कुछ के अनुसार संस्कृति हमारे बाहर रहती है, कुछ इसका व्यक्तियों के लिए बहुत महत्व है, जबकि दूसरों के अनुसार संस्कृति का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, बल्कि यह एक विचार है जो लोगों के एक समूह द्वारा बनाया गया है और समान रूप से माना जाता है। संस्कृति की असंख्य परिभाषाएं साधारणतः इसकी कुछ अति आवश्यक विशेषताओं की ओर इंगित करती हैं। पहली विशेषता यह है कि संस्कृति उन लोगों के व्यवहारात्मक उत्पादों को शामिल करती है जो हमसे पहले आ चुके हैं। यह मूर्त और अमूर्त यानी कि जो कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट दोनों उत्पादों के बारे में इंगित करती है, जो किसी न किसी रूप में पहले रह चुके हैं। अतः जैसे ही हम जीवन शुरू करते हैं, संस्कृति वहाँ पहले से ही उपस्थित होती है। इसमें कुछ मूल्य होते हैं जो प्रकट किए जाते हैं और उनको प्रकट करने के लिए एक भाषा होती है। यह एक जीवन पद्धति जो हम में से बहुत से लोगों द्वारा अपनाई जाती है, जो उस परिवेश में बड़े होते हैं। संस्कृति को इस प्रकार का संप्रतिकरण इसे व्यक्ति के बाहर की बात समझता है। किंतु कुछ ऐसी भी व्याख्याएं होती है जो संस्कृति को लोगों के मन में समझती है। दूसरे प्रकार की व्याख्याओं में संस्कृति को कुछ प्रतीकों में अभिव्यक्त रूपों या अर्थों के रूप में समझा जाता है, जो ऐतिहासिक रूप से लोगों में संचारित होते हैं। संस्कृति महत्वपूर्ण वर्ग बनाकर, जैसे कि सामाजिक प्रथाएं, जैसे कि विवाह करना या फिर जो उसकी जो रोल्स हैं कि वर्ग को कैसे रोल है, वधू की क्या रोल है, उसके क्या वैल्यूज हैं, क्या बिलीफ हैं, उसके आधार वाक्य के माध्यम से एक अर्थ प्रदान करती है। सीखने के लिए जैसे माँ के, बहन की जो प्रतिक्रिया है, उनको मतलब एक ऐसा क्या है कि दूसरों से ज्ञान लेने के लिए एक ढांचा ग्रहण करते हैं, ताकि हम किसी चीज़ का मीनिंग निकाल सकें। संस्कृति को हम चाहें एक स्थित यथार्थ के रूप में देखें या उसका अमूर्तीकरण करें या दोनों ही अर्थ में ले लें, यह मानव व्यवहार पर कई प्रकार से प्रभाव डालती है। मानव व्यवहार की बहुत सी ऐसी भिन्नताएं होती हैं जो पहले जैविक कारणों में मानी जाती थी, उन्हें हम संस्कृति के कारण वर्गीकृत करके उनकी व्याख्या कर सकते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ जिसमें मनुष्य का विकास होता है, वे समय और स्थान के कारण बहुत भिन्न होते हैं। उदाहरणार्थ 20 वर्ष पहले भारत में बच्चे बहुत से ऐसे उत्पादों को नहीं जानते जो आज बाल संसार का हिस्सा हैं। उसी तरह आदिवासी जो दूरवर्ती वन या पहाड़ी क्षेत्र में रह रहे हैं, उन्हें कभी नाश्ते में सैंडविच या पिज्जा नहीं खाया होगा। मतलब जिस हम कल्चर में रहते हैं, हम उसी को फॉलो करते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि दूसरे कल्चर में बिल्कुल नॉर्मल है और हमें उससे अवगत ही नहीं है। इसमें पूर्व के अनुच्छेद में हमने कल्चर या सोसाइटी का कई बार उल्लेख किया है। अक्सर दोनों का एक ही अर्थ लगाया जाता है। हमें यह समझ लेना चाहिए कि दोनों का अर्थ एक नहीं है। समाज लोगों का एक ग्रुप होता है जिसमें एक विशेष सीमा होती है और वे एक सामान्य भाषा बोलते हैं और उनके पड़ोसी लोग सामान्यतः नहीं समझ पाते। एक समाज एकल राष्ट्र हो सकता है या नहीं हो सकता, लेकिन प्रत्येक समाज की अपनी एक संस्कृति होती है। ये संस्कृति ही है जो समाज के से दूसरे समाज के मनुष्य के व्यवहारों का निरूपण करती है। एक समाज से दूसरे समाज में जो विविधताएं पाई जाती हैं, उन्हीं को संस्कृति का नाम दिया जाता है। समाज की इन्हीं विभिन्नताओं और मानव व्यवहार पर उनके प्रभाव का अध्ययन ही मनोवैज्ञानिकों की विषय वस्तु है। अतः लोगों की एक समूह जो अपनी आजीविका, शिकार और वनों में एकत्रीकरण से चलाता है, उसे जीवन में कुछ ऐसी विशेषताएं परिलक्षित होगी जो उन्हें समाज में नहीं पाई जाएंगी। वे कृषि उत्पादों या वेतन से अपनी आजीविका चलाते हैं। फिर आता है कि सांस्कृतिक संचरण। हमने पहले भी देखा है कि एक मनुष्य होने के नाते हम जैविक और सामाजिक सांस्कृतिक दोनों प्रकार के प्राणी हैं। जैविक प्राणी होने के नाते हमारी कुछ अपनी मतलब आवश्यकताएं होती हैं, उनकी पूर्ति हमारी उत्तरजीविता दर को बढ़ाती है, जो हमारी सर्वाइवल रेट है उसको बढ़ाती है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति में हम अपने बहुत सारे अर्जित कौशलों की जो हमें एक्वायर्ड स्किल्स हैं, उनका यूज करते हैं। हमारे अंदर अपने और दूसरों के अनुभवों से लाभ उठाने की एक अतिरिक्त क्षमता होती है। किसी अन्य प्राणी में इस सीमा तक सीखने की क्षमता नहीं होती जितनी हम में होती है। किसी अन्य प्राणी ने अधिगम का एक संगठित तंत्र, जिसे शिक्षा कहा जाता है, नहीं बनाया है और इस सृष्टि में कोई और प्राणी इतना सीखना भी नहीं चाहता जितना कि हम सीखना चाहते हैं। परिणाम स्वरूप हम कई प्रकार के व्यवहारों को प्रदर्शित करते हैं जो मनुष्य की विशेषता है और जिन्हें हम संस्कृति कहते हैं। उसकी रचना है। संस्कृतिकरण और समाजीकरण की प्रक्रियाएं हमें सांस्कृतिक व्यक्ति बनाती हैं। फिर आता है कि संस्कृतिकरण क्या होता है, ये कोई कल्चरेशन क्या होता है, वो क्या होता है। संस्कृतिकरण उस सभी प्रकार के अधिगम को कहते हैं जो बिना किसी प्रत्यक्ष और सुविचारित शिक्षण के होता है।
हम कुछ विचार, संपत्तियाँ और मूल्यों को सीखते हैं क्योंकि वे हमारे मतलब कल्चरल जो कॉन्टेक्स्ट है उसमें हमें उपलब्ध होते हैं, अवेलेबल होते हैं। उदाहरण के लिए क्या सब्जी है और क्या घास-पात है, क्या अनाज है और क्या अनाज नहीं है। ये परिभाषा हम उसी तरह देते हैं जिस तरह से हमें हमसे पहले अनाज या सब्जी का अर्थ बताया गया और अधिकांश लोगों ने सहमति भी दी थी। इस तरह के इस तरह के जो कांसेप्ट हैं, वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से संचारित होते हैं और बहुत अच्छी तरह से सीखे भी जाते हैं क्योंकि वे किसी भी सांस्कृतिक समूह में जीवन का एक अभिन्न अंग होते हैं, जिन पर कभी भी हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगा पाते। अधिगम के ये सभी उदाहरण मतलब कल्चरेशन कहलाते हैं। इस प्रकार कल्चरेशन उन सभी प्रकार के अधिगमों को कहा जाता है जो व्यक्ति के जीवन में इसलिए घटित होते हैं क्योंकि वे हमारे सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में हमें प्राप्त होते हैं। संस्कृतिकरण का मुख्य तत्व है कि प्रेक्षण द्वारा सीखना यानी ऑब्जर्वेशन द्वारा सीखना। जब भी हम अपने समाज की कोई भी चीज़ ऑब्जर्वेशन द्वारा सीखते हैं, तो वो कल्चरेशन में प्रमाणित होता है। पूर्ववर्ती पीढ़ियों द्वारा इन सारी चीज़ों को सांस्कृतिक निरूपण कहा जाता है। इस अर्थ में संस्कृतिकरण का तात्पर्य उस अधिगम से है जो कि हम पहले से प्राप्त हैं। हमारे व्यवहार का एक बहुत बड़ा हिस्सा संस्कृतिकरण का उत्पाद है। भारतीय परिवारों में कई प्रकार की जटिल क्रियाएँ जैसे भोजन बनाना प्रेक्षण द्वारा सीखी जाती हैं। इस तरह की क्रियाएँ के लिए कोई भी निर्धारित पाठ्यक्रम या पाठ्यपुस्तक नहीं है, जो भोजन बनाने के लिए कोई सुविचारित अनुदेश भी नहीं है। यद्यपि संस्कृतिकरण के प्रभाव काफ़ी स्पष्ट दिखाई देते हैं, तथापि लोग साधारणतः इन प्रभावों के प्रति सजग नहीं होते। वे साधारणतः इस बात के लिए भी सजग नहीं होते कि समाज में सीखने के लिए क्या उपलब्ध नहीं है। यह एक प्रत्यक्ष विरोधाभास को जन्म देता है कि जो लोग सबसे अधिक सुसांस्कृतिक होते हैं, बहुधा स्वयं के निर्माण में अपनी संस्कृति की भूमिका के प्रति सबसे कम सजग होते हैं। समाजीकरण यानी कि सोशलाइजेशन क्या होता है? सोशलाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा लोग अपने नॉलेज, स्किल्स और जो सील गुण जो ट्रेड्स हैं, उनको एक्वायर करते हैं और उन्हें समाज और समूह को प्रभावी सदस्यों के रूप में भाग लेने के योग्य बनाते हैं। यह एक ऐसी प्रोसेस होती है जो पूरे जीवन विस्तृति की एक कंटिन्यूअस चलती रहती है और जिसके माध्यम से विकास की किसी भी अवस्था में व्यक्ति प्रभावी ढंग से कार्य करने के तरीके खोजता है और उसे डेवलप करते हैं। समाजीकरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सामाजिक सांस्कृतिक संचरण का आधार तैयार करता है। ऐसे समाज में इसकी असफलता उस समाज के अस्तित्व को खतरे में डाल देती है। समाजीकरण का कंसेप्ट यह बताता है कि सभी मनुष्य सामान्यतः जो व्यवहार दिखाते हैं, उससे कहीं अधिक विविध प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। हम एक विशेष सामाजिक संदर्भ में जीवन प्रारंभ करते हैं और वहाँ हम कुछ नियत अनुक्रियाएँ करना ही सीखते हैं, दूसरी अन्य अनुक्रियाएँ नहीं। इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण ये है कि हमारा भाषिक व्यवहार है। यद्यपि विश्व की कोई भी भाषा हम बोल सकते हैं, तथापि हम वही भाषा बोलना सीखते हैं जो हमारे इर्द-गिर्द लोग बोल सकते हैं। या इस सामाजिक संदर्भ में हम बहुत सी दूसरी बातें भी सीखते हैं, जैसे कि कब इमोशन को दिखाना है, कब उन्हें दबाना है। एक विशेष प्रकार के व्यवहार करने की संभावना हमारे संबंधियों से बहुत अधिक प्रभावित होती है। कोई भी वह व्यक्ति जिसके पास हमें अधिक शक्ति है, हमें समाजीकृत कर सकता है। इस प्रकार के व्यक्ति समाजीकरण के कारक यानी जो उनके सोशलाइजेशन के फैक्टर होते हैं, वो कहे जाते हैं। ये कारक हमारे माता-पिता, शिक्षक और अन्य बड़े लोग होते हैं जिनके पास अपने समाज के तरीकों का अधिक ज्ञान है। हालाँकि कुछ खास सिचुएशन में हमारे जो मतलब कलीग्स होते हैं, उन्हें भी सोशलाइजेशन को प्रभावित कर देते हैं। सोशलाइजेशन जो फैक्टर होते हैं व्यक्ति के बीच में समाजीकरण की प्रक्रिया हमेशा सहज या संक्रमण की नहीं होती। इसमें कभी-कभी कॉन्फ्लिक्ट्स भी आ जाते हैं। ऐसे सिचुएशन में न केवल कुछ रिस्पॉन्स मतलब पनिश करने चाहिए बल्कि अन्य लोगों के बिहेवियर द्वारा प्रभावी ढंग से अवरुद्ध भी कर दी जाती है। वहीं कुछ रिस्पॉन्सेज़ को मतलब रिवार्ड दिया जाता है, रेनफोर्समेंट प्रदान किया जाता है ताकि वे अधिक बल अर्जित कर सकें। अतः पुरस्कार और दंड समाजीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के मूलभूत साधन होते हैं। इसी अर्थ में सभी समाजीकरण में दूसरों के द्वारा व्यवहार को कंट्रोल करने का प्रयास किया जाता है। यद्यपि समाजीकरण मुख्यतः स्वीकृत व्यवहार को उत्पन्न करने के लिए एक सुविचारित शिक्षण है, तथापि
यह प्रक्रिया एक दिशा नहीं होती, मतलब एक डायरेक्शन में नहीं चलती। व्यक्ति न केवल अपने सामाजिक पर्यावरण द्वारा प्रभावित होते हैं, बल्कि वे भी उससे प्रभावित करते हैं। ऐसे समाज में जहाँ बहुत से सामाजिक समूह होते हैं, व्यक्ति उन्हीं को चुन सकते हैं जिनसे वे संबंध होना चाहते हैं। प्रवचन के बढ़ने के साथ व्यक्ति केवल एक ही बार समाजीकृत नहीं होता, बल्कि अपने जीवन विस्तृति में कई बार विभिन्न प्रकार से पुनः समाजीकृत होता है। इस प्रकार को प्रसंस्कृतिकरण कहते हैं, जिसकी हम आगे भी चर्चा करेंगे। संस्कृतिकरण और समाजीकरण की प्रक्रियाओं के कारण हम समाजों में व्यवहारात्मक समानताएं और एक समाज से दूसरे समाज के बीच में व्यवहारात्मक भिन्नताएं पाते हैं। दोनों प्रक्रियाओं में दूसरों से सीखना शामिल होता है। समाजीकरण की प्रक्रिया में अधिगम में सुविचारित शिक्षण शामिल होता है, जबकि संस्कृतिकरण में अधिगम के लिए एक शिक्षण का होना आवश्यक नहीं है। संस्कृतिकरण का तात्पर्य लोगों का अपनी संस्कृति के अनुसार विविध कार्यों को करना है, क्योंकि अपनी संस्कृति में कार्यों को करते रहने से अधिकांश अधिगम घटित होता है। सामाजिकरण को संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत आसानी से शामिल किया जा सकता है। हमारे बहुत से अधिगम में संस्कृतिकरण एवं समाजीकरण दोनों ही शामिल होते हैं। भाषा अधिगम इसका एक अच्छा उदाहरण है। जबकि अधिकांश भाषा अधिगम स्वतःस्फूर्त होता है, तथापि कुछ सीमा तक भाषा का प्रत्यक्ष शिक्षण भी होता है, जैसा कि प्रारंभिक विद्यालयों में व्याकरण की शिक्षा में। दूसरी ओर मातृभाषा के अतिरिक्त अन्य भाषा को सीखना, जैसे कि एक यूरोपियन बच्चे द्वारा हिंदी भाषा सीखना या एक भारतीय बच्चे द्वारा फ्रेंच भाषा सीखना। ये हमने देखा कि कल्चरेशन क्या होता है और सोशलाइजेशन क्या होता है। अब सोशलाइजेशन के फैक्टर कौन से हो सकते हैं सामाजिकरण के कारक? बहुत से लोग जो हमसे संबंध रखते हैं, वे हमें समाजीकृत करने की शक्ति रखते हैं। ऐसे लोग समाजीकरण कारक कहलाते हैं, जैसे कि हमारे माता-पिता हैं, हमारे टीचर्स हैं या हमारे जो कलीग्स हैं, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं। या कोई भी हमारा जो नेगेटिव बिहेवियर है उसके लिए हमें पनिश किया जाता है, और अच्छे व्यवहार कर रहे हैं तो उसके लिए हमें रिवार्ड दिया जाता है। ये हमारे मतलब ये हमारे टीचर भी कर सकते हैं, हमारे फैमिली मेंबर भी कर सकते हैं, हमारे पीयर ग्रुप हैं वो भी कर सकते हैं। इसमें ऐसे ही मतलब स्कूल का रोल होता है, हमारे कलीग्स का भी ऐसे ही रोल होता है। ये जो हम मतलब जो पब्लिक होती है, पब्लिक का भी ऐसा ही रोल होता है, जनसंचार का प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर। फिर आता है प्रसंस्कृति ग्रहण। प्रसंस्कृति ग्रहण का तात्पर्य होता है कि दूसरी संस्कृतियों के साथ संपर्क फलस्वरूप आए हुए सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों से है। यह संपर्क प्रत्यक्ष, जैसे कि कोई नई संस्कृति में ट्रांसफर होता है या उसमें बस जाता है, या इनडायरेक्ट रूप से, जैसे कि जनसंचार या अन्य माध्यमों के रूप में होता है। यह ऐच्छिक, जैसे कोई विदेश उच्च शिक्षा या फिर मतलब कोई ट्रेनिंग के लिए या कोई बिजनेस करने के लिए या जॉब करने के लिए जाता है। या इनवॉलंटरी भी हो सकता है, जैसे कि मतलब कोई भी औपनिवेशिक अनुभव या गुस्से में या पॉलिटिकल पार्टी में चले गए तो उसके थ्रू ऐसा हो सकता है। दोनों ही सिचुएशन में लोगों को कुछ नया सीखने की आवश्यकता होती है, और वो सीखते भी हैं, ताकि वे दूसरे जो कल्चरल ग्रुप हैं के लोगों के साथ में अपना जीवन व्यतीत कर सकें। अब उदाहरण के लिए बात करते हैं तो भारतवर्ष में ब्रिटिश शासन के समय बहुत से लोगों और समूहों ने ब्रिटिश जीवन में कई जो मतलब ब्रिटिश जीवन की शैली में कई पक्षों को अपना लिया। जैसे भी अंग्रेजी विद्यालयों में जाना और मतलब सैलरी बेसिस पे कार्य करना, अंग्रेजी कपड़े पहनना, अंग्रेजी भाषा बोलना, या अपना मतलब जो रिलीजन है उसको चेंज करना, ये सब चीज़ें उन्होंने सीखी उस टाइम के हिसाब से। किसी के जीवन में प्रसंस्कृतिकरण किसी भी समय घटित हो सकता है। जब भी वह घटित होता है तब इसमें जो उसके वैल्यूज़ होते हैं, उसके कुछ नॉर्म्स होते हैं, जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, बिहेवियर होते हैं, तो उनको वो अपने दोबारा सीखने की कोशिश करता है। मतलब कुछ उसमें नया डालता है तो कुछ नई चीज़ें सीखने की कोशिश करता है। कभी-कभी लोग इन नई बातों को सीखना सरल समझते हैं और जल्दी सीख लेते हैं। कभी क्या उन्हें मतलब कठिनाई का अनुभव होता है और उसमें टाइम लगता है उन्हें सीखने में। मनोवैज्ञानिकों ने विशद अध्ययन किया है कि लोग प्रसंस्कृतिकरण के दौरान किस प्रकार मनोवैज्ञानिक तरीके से परिवर्तित होते हैं। किसी भी प्रसंस्कृतिकरण के घटित होने के लिए दूसरे सांस्कृतिक समूह के साथ संपर्क अति आवश्यक है। यह अक्सर कुछ द्वंद्व भी उत्पन्न करता है, चूँकि लोग लंबे समय तक द्वंद्व की स्थिति में नहीं रह सकते, वे द्वंद्व का समाधान करने के लिए कुछ युक्तियों को अपना लेते हैं और इन चीज़ों को मतलब सीखते चले जाते हैं। फिर आता है कि जो प्रसंस्कृतिकरण के कारण होने वाले परिवर्तनों का आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ स्तर पर परीक्षण किया जाता है कि भई मतलब
सब्जेक्टिव लेवल पे देखें तो उससे परिवर्तन बहुधा लोगों में परिवर्तन के प्रति जो उसके क्या एटीट्यूड्स हैं, उनमें क्या चेंजमेंट आ रहा है, इन्हें प्रसंस्कृतिकरण अभिवृद्धि यानी कि जो कल्चर है उसमें जो चेंजमेंट आ रहा है उसके प्रति उनके क्या एटीट्यूड हैं। या वस्तुनिष्ठ लेवल पे देखें यानी ऑब्जेक्टिव लेवल पे उनमें जो चेंजमेंट आ रहा है कि लोगों के दिन प्रतिदिन के व्यवहार हैं या उनके जो क्रियाकलाप हैं उनमें किस प्रकार से प्रभाव पड़ रहा है, तो उस पे फोकस किया जाता है। परिवर्तन को सचेतन स्वीकृति के कुछ विश्वास के लिए आत्मनिष्ठ स्तर पर उन संकेतों का विश्लेषण करना आवश्यक है। जॉन बेरी नाम के मनोवैज्ञानिक प्रसंस्कृतिकरण पर अपने मनोवैज्ञानिक अध्ययनों के लिए सर्वप्रसिद्ध हैं। तो जॉन बेरी जो हैं इन्होंने प्रसंस्कृतिकरण पर अपना विचार प्रस्तुत किए थे। वे तर्क देते हैं कि दो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनको संस्कृति संपर्क स्थितियों में सभी प्रसंस्कृतिकरण ग्रहण करने वाले व्यक्तियों या समूह को सामना करना पड़ता है। पहले प्रश्न का संबंध इस बात से है कि वे किस मात्रा तक अपनी संस्कृति और अन्योन्यता को बनाए रखना चाहते हैं। दूसरा प्रश्न यह है कि वे अन्य सांस्कृतिक समूह के सदस्यों के साथ दैनिक अन्योन्य क्रिया में किस मात्रा तक अपने आप को लगाए रखना चाहते हैं। इन प्रश्नों पर प्राप्त लोगों के सकारात्मक और नकारात्मक उत्तरों के आधार पर निम्न 4 प्रसंस्कृतिकरण युक्तियाँ खोजेगी: समाकलन, आत्मसात्करण और पृथक्करण और सीमांतकरण। ये क्या होती हैं? समाकलन होता है कि वह अभिवृत्ति जिसमें दोनों ही बातों में रुचि होती है। वह अपनी मूल संस्कृति और अन्योन्यता को बनाए रखना, साथ ही दूसरे सांस्कृतिक समूह के साथ भी दैनिक अन्योन्य क्रिया करते रहना चाहते हैं। आत्म-सात्करण में होता है कि वह अभिवृत्ति जिसमें व्यक्ति अपने संस्कृति अन्योन्यता को बनाए नहीं रखना चाहते और दूसरी संस्कृति का अभिन्न अंग बनने के लिए व्यवहार करते हैं। जैसे कि दूसरे कंट्री में चले जाते हैं तो वहाँ का ही जो कल्चर है उसको फॉलो करना चाहते हैं। अपने जो पहले वाली आइडेंटिटी पे है या उसका जो कल्चर है उसको भुला देते हैं। फिर आता है पृथक्करण, वह अभिवृत्ति जिसमें लगता है कि लोग अपनी मूल संस्कृति को धारण किए रहना मूल्यवान समझते हैं और वे दूसरे सांस्कृतिक समूहों से अन्योन्य क्रिया से बचना चाहते हैं। कि भई जैसे मैं यहाँ का हूँ तो मुझे यहाँ के ही कल्चर अपनाना है, बाकी और मेरे पास कोई लोग रहने लग गए हैं तो कैसा भी व्यवहार वो कर रहे हो, कैसा भी कल्चर उनका रहा हो, मैं उसका प्रभाव अपने ऊपर नहीं डालूँगा। वो होता है कि पृथक्करण। फिर होता है एक सीमांतकरण। यह ऐसी अभिवृत्ति होती है जहाँ अपने सांस्कृतिक अनुरक्षण की या तो संभाव्यता कम होती है या रुचि कम होती है और दूसरे सांस्कृतिक समूह से संबंध रखने की इच्छा भी कम होती है। मतलब वो जैसा मेरा जो कल्चर है उससे भी कम रिलेशन रखना है, तो दूसरे का कल्चर है उससे भी कम रिलेशन रखना है। ये ऐसी स्थिति में लोग सामान्यतः अनिश्चय की स्थिति में रहते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वे एक अत्यंत दबाव में स्थिति में बने रहते हैं। तो हमने इसमें पढ़ा है कि जो ह्यूमन का बिहेवियर है केवल जैविक के फैक्टर जो होते हैं यानी बायोलॉजिकल फैक्टर द्वारा ही पूर्ण रूप से कंट्रोल नहीं होता, बल्कि वो सोशियो कल्चरल का फैक्टर द्वारा व्यक्ति की बायोलॉजिकल गुणों के साथ में इंटरेक्शन करते हैं, जिससे एक विशेष समाज द्वारा उसके व्यवहार को विशेष रूप दिया जाता है। जैसे कि हमने पूरे भूमंडल पर समाज और संस्कृति समझातियाँ नहीं होती, अतः मानव व्यवहार भी सब जगह एक जैसा नहीं होता। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जैविक जड़ों के अतिरिक्त मानव व्यवहार की सांस्कृतिक जड़ें भी होती हैं। जीन यदि जैविक संचरण की पांडुलिपि लिखते हैं तो मीम्स सांस्कृतिक संचरण में पांडुलिपि यानी कि जीन जो है वो उसके बायोलॉजिकल के लिए ज़रूरी है, तो जो मीम्स है वो उसके कल्चरल संचरण के लिए भी ज़रूरी है। जीन और मीम्स एक साथ काम करते हैं ताकि समाज में और परस्पर समाजों में व्यवहार का आंशिक रूप से समान और आंशिक रूप से भिन्न ढंगों में प्रकट किया जा सके। व्यवहार के सांस्कृतिक आधार पर को समझने से आप अनुभव करेंगे कि व्यक्तियों या समूह के बीच व्यवहारात्मक भिन्नताएं केवल जैविक तंत्र की संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक गुणों के आधार पर नहीं की जाती। व्यवहारात्मक भिन्नताओं को उत्पन्न करने में व्यक्तियों और समूहों को सांस्कृतिक विशेषताओं को भी महत्वपूर्ण योगदान डालना है।